एपिसोड 211 अंश की केयर। तो विराज ने वापस उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, क्यों? उस आदमी के मुंह से सुननी है या फिर और गैर मर्दों के मुंह से सुननी है? बोलो। विराज को इतना गुस्से में देखकर कुछ पल के लिए तो रिया की बोलती भी बंद हो गई। और इस वक्त वो लिफ्ट के अंदर विराज के साथ बंद थी तो वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी। तभी लिफ्ट की रुकने की आवाज आई। रिया ने कहा, लिफ्ट रुक गई, चलो बाहर चलते हैं। तभी विराज ने वापस लिफ्ट का बटन प्रेस किया और लिफ्ट वापस बंद हो गई। फिर रिया को वापस लिफ्ट की वॉल से सटाते हुए कहा, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। बोलो, बहुत शौक है तुम्हें तारीफ सुनने का। रिया ने कहा, अब हर लड़की को पसंद होता है तारीफ सुनना, और मैं भी तो लड़की हूं ना। और वो बेचारा मेरी तारीफ ही तो कर रहा था, क्या गलत हो गया? और तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? विराज ने उसके गालों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो तुम्हारी तारीफ किस नियत से कर रहा था? तुम्हें अपनी तारीफें सुनने का बहुत शौक है ना रिया? तो आज तुम्हारा ये शौक मैं बहुत अच्छे से पूरा करूंगा। कुछ ही देर में लिफ्ट वापस ओपन हुई तो विराज ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले गया। रिया विराज के पीछे पीछे खींचते हुए जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, ऐसे तारीफ कौन करने ले जाता है? ऐसा लग रहा है कि ये मुझे किडनैप करके ले जा रहा है, ना कि मेरी तारीफ करने के लिए। अंश को वहीं दूसरी तरफ अंश मीटिंग खत्म होने के बाद अपने केबिन में आ गया। वहीं ईशा वहां से जाने की बजाय अंश के पीछे पीछे उसके केबिन में आई। अंश को पता था कि ईशा उसके पीछे पीछे उसके कैबिन तक आ गई है। उसने अपना ब्लेजर उतारकर सोफे पर पटकते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो? ईशा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, अंश, वो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। अंश ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ ईशा, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। कहकर वो अपनी रोलिंग चेयर पर आकर बैठ गया और उसने डेस्क पर रखी हुई अपनी सिगरेट को सुलगा लिया। अंश के इस तरह से इग्नोर करने से ईशा को अपनी इंसल्ट फील हो रही थी, लेकिन वो अपने फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल बनाए हुए थी कि जैसे उसे अंश की बातों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो जाकर अंश के सामने ही चेयर पर बैठते हुए बोली, अंश, देखो, उस वक्त मैं गुस्सा थी, इस वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो सब। लेकिन बाद में मुझे इसके लिए बहुत रियलाइज हुआ था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब तो वैसे भी मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद किसी और को पसंद करती हूँ। अंश, जो रोलिंग चेयर पर पीछे की तरफ सिर टिकाए हुए स्मोक कर रहा था, उसने तिरछी नजरों से ईशा की तरफ देखा, जैसे उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो कि ईशा सच कह रही है या फिर उसके सामने अच्छे होने का दिखावा कर रही है। ईशा ने आगे कहा, अंश, मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई में अब तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती हूँ। इसलिए तुम इस बात को बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाना कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। बस मुझे इतना ही कहना था। कहकर ईशा खड़ी हुई और कहा, अब मैं चलती हूँ। ईशा वहां से चली गई। अंश ने एक सिगरेट कश लेते हुए मन ही मन कहा, अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में? जरूर ये कुछ बड़ा प्लान करके आए है, लेकिन अगर इसने इस बार ऐसा कुछ भी किया तो इसकी मौत मेरे हाथों से ही होगी। तभी टेबल पर रखा हुआ अंश का फोन रिंग करने लगा। अंश ने फोन उठाया और उसकी स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसकी आंखों के भाव, जो कुछ देर पहले तक काफी कोल्ड नजर आ रहे थे, अब एकदम नॉर्मल हो गए। उसने एक दिलकश स्माइल के साथ कहा, जान। उसने फोन पिक करके कान पर लगाया और कहा, स्वीट हार्ट, क्यों याद किया है? वो अपने एक हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट से स्मोक कर रहा था और उसने अपना सिर अपनी चेयर पर टिका हुआ था। फोन की दूसरी तरफ हीर थी। हीर ने अंश से कहा, अंश, क्या आप मेरे लिए तीखा चटपटा सा कुछ लेकर आओगे खाने के लिए? अंश ने अजीब सा फेस बनाते हुए कहा, तीखा चटपटा सा मतलब क्या? तो हीर ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, मेरा ना तीखी वाली भेलपूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। अंश ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें इस हालत में ऐसी तीखी चटपटी चीज नहीं खानी चाहिए। तो सामने से हीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पर इस हालत में अक्सर ही ऐसी चीज खाने का मन करता है, प्लीज मेरे लिए ले आना। अंश ने उसे लगभग डांटते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर का खाना खाओ। तो हीर ने भी जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे घर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। अगर आप मेरे लिए चटपटी भेलपूरी लेकर आएंगे ना, तभी खाऊंगी, वरना मैं भूखी रहूंगी। सोच लीजिए, मेरे साथ आपका बेबी भी भूखा रहेगा। कहकर हीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अंश ने हैरानी से अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की पागल हो गई है क्या?
भेलपुरी भी कोई खाने की चीज होती है, इडियट। तभी अंश के फोन पर एक साथ कई सारी मैसेज की रिंगटोन बजने लगी। अंश ने आई रोल करते हुए कहा, ये मानेगी नहीं। अंश ने एक एक मैसेज चेक किया, जिसमें हीर ने ही मैसेज किए हुए थे। अंश, प्लीज मेरे लिए भेलपुरी ले आना, मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। अंश ने अपना सिरनामे हिलाते हुए कहा, ये नहीं मानने वाली, अब इसके लिए लेकर ही जानी होगी तीखी वाली भेलपुरी। अंश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपना ब्लेजर उठाकर उसने डेस्क पर रखी गाड़ी की चाबी उठाए और कैबिन से बाहर निकल गया। वैसे भी शाम का वक्त हो गया था और उसके पास और कोई काम भी नहीं था, तो इसलिए वो भी घर जाना चाहता था। कुछ देर बाद अंश की गाड़ी एक बीच साइड खड़ी हुई थी। अंश वहीं पर खड़े एक ठेले वाले से तीखी चटपटी भेलपुरी बनवा रहा था। अंश खुद पहली बार इस तरह से किसी स्ट्रीट फूड को लेने आया था, वरना उससे पहले वो आज तक कभी स्ट्रीट फूड खाने तक नहीं आया था। हाँ, कॉलेज टाइम की बात अलग थी। दरअसल अंश किसी अच्छे रेस्टोरेंट से भेलपुरी लेना चाहता था, लेकिन हीर ने वापस उसे फोन करके कहा था उसे बीच साइड वाली भेलपुरी खानी है जो ठेले पर मिलती है। अंश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि ये हाइजीनिक नहीं है, पर हीर तो पूरी तरह से जिद्दी बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी कि उसे खाना है तो वही खाना है, वरना वो बिल्कुल नहीं खाएगी। इसलिए हार मानकर अंश को अपनी बीवी की फरमाइश पूरी करनी थी, इसीलिए वो आज हीर के लिए भेलपुरी लेने इस ठेले वाले के पास आया था। अंश उसे बीच में कई सारी इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहा था, जैसे वो हैंड ग्लव्स पहनकर बनाए, बालों पर कैप क्यों नहीं लगाई है, मिनरल वाटर का यूज क्यों नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। वही भेलपुरी वाला तो मन ही मन बोला, किस अजीब आदमी से पाला पड़ गया है, क्या ये पहली बार यहाँ पर भेलपुरी खाने आया है। वो नहीं जानता था कि अंश खुराना अपनी बीवी और अपने बेबी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। जहाँ नॉर्मल भेलपुरी वाले को सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता था, भेलपुरी को रेडी करने में वही उसे पूरा आधा घंटा लग गया, तब जाकर उसने 2 प्लेट भेलपुरी तैयार की थी। अंश ने भेलपुरी वाले पैकेट को लिया और भेलपुरी वाले को पैसे थमाते हुए कहा, अब अगर इसे खाने से मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई ना, तब न तुम नजर आओगे न तुम्हारा ठेला, समझे। अंश ने उसे वार्निंग वाला लुक दिया और वहां से चला गया। उस भेलपुरी वाले ने अपने हाथ में पकड़े हुए पैसे को देखा और फिर अंश को जाते हुए देखकर बोला, अब ये खाने से उनकी बीवी की तबीयत खराब हो जाए तो उसमें मेरी क्या गलती, मैंने कौन सा इनसे कहा था कि आप मेरी ठेले से ही भेलपुरी खिलाओ। अजीब आदमी है ये तो। अंश को खुराना मेंशन। अंश सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए सामने बैठी हुई हीर को देख रहा था, जो प्लेट में भेलपुरी लिए बड़ी जल्दी जल्दी उसे ठूंसने में बिजी थी। उस भेलपुरी को खाने से हीर के चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून नजर आ रहा था। वहीं अंश के फेस के एक्सप्रेशन अजीब नजर आ रहे थे। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना तीखा और खट्टा कैसे खा सकता है। हीर ने जब अंश को खुद की तरफ देखते हुए देखा तो उसकी तरफ प्लेट आगे बढ़ाकर उससे कहा, आपको भी खाना है क्या? अगर खाना है तो थोड़ा सा खा सकते हैं। अंश ने कहा, मुझे नहीं खाना ये अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड, पता नहीं तुम कैसे खा रही हो। तो हीर ने कहा, टेस्ट लेना भी एक कला होती है, ये आप क्या जानो अंश खुराना। अंश में चिढ़ते हुए कहा, मुझे जानना भी नहीं है हीर अंश खुराना, लेकिन याद रखना अगर इससे तुम्हारी तबीयत खराब हुई ना तो इलाज तो बाद में करवाऊंगा, पर उससे पहले अच्छी खासी डांट का डोज दूंगा, समझी। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर ऐसे सामने बैठे बैठे मुझे नजर लगाते रहे ना, तब मेरी तबीयत जरूर खराब होगी। कहकर हीर वापस भेलपुरी खाने लगी। अंश खड़े होते हुए उसके पास आया और कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें नजर लगा रहा हूँ। अंश के पास आने से हीर पीछे खिसकते हुए बोली, तो देख तो ऐसे ही रहे हैं ना आप। आपको पता है अगर आप कुछ खा रहे हो और सामने बैठा इंसान आपको घूरता रहे तो उसकी नजर लग जाती है। अंश ने हल्का सा हीर के सिर पर टैप करते हुए कहा, और तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कौन सिखाता है हीर? हीर ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, मेरी दादी कहती हैं। अंश ने हीर के फूले हुए गाल को जोर से पिंच करते हुए कहा, तो क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि जो तुम्हें बहुत प्यार करता हो उसकी नज़र कभी नहीं लगती है? फिर हीर के हाथ से प्लेट लेते हुए कहा, चलो बहुत खा लिया तुमने ये, अब चुपचाप अपनी दवाएं लो, और आगे भी तुम्हें कुछ खाना है तो घर का खाना खाओ। अंश के ऐसे अचानक प्लेट लेने से हीर बोली, क्या कर रहे हैं? मुझे वापस दीजिए, मुझे अभी और खाना है। अंश ने प्लेट को हीर की पहुंच से दूर करते हुए कहा, नहीं, पहले ही तुम बहुत खा चुकी हो, अगर तुम्हें और भूख लगी है तो मैं अभी खाना मंगवा लेता हूँ, तुम वही खाओ। हीर जल्दी से बेड से उतरे और अंश के हाथ से प्लेट लेने की कोशिश करने लगी।
अंश ने प्लेट को ऊपर की तरफ कर दिया, जिससे हीर उसे पकड़ नहीं पा रही थी। हीर की इतनी बेताबी देखकर अंश के हैरानी की सीमा ना रही कि भला कोई खाने के लिए इतना बेचैन कैसे हो सकता है। लेकिन जब हीर अंश के हाथ से प्लेट नहीं ले पाई तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू नजर आने लगे। वो रोने वाली शक्ल बनाते हुए बोली, एक बच्ची के हाथ से तुमने खाना छीन लिया, पाप पड़ेगा आपको अंश खुराना, देख लेना। अंश को समझ नहीं आया कि हीर भेलपुरी के लिए रो भी सकती है। अंश ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या हीर, ये भेलपुरी ही तो है, और मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए ही तो कह रहा हूं ना। हीर अब रोने लगी। वो रूंधे गले से बोली, पर मेरा वो खाने का मन था, मुझे और खाना था, और तुमने मेरे मुंह से वो छीन लिया। आप बहुत ही ज्यादा बुरे हो अंश, बहुत ही ज्यादा बुरे। फिर अपनी टमी पर हाथ रखते हुए कहा, देखा बेबी, देखा तुम्हारे डैड कैसे मुझे परेशान करते हैं, अब तुम भी बात मत करना अपने डैड से। कहकर हीर ने अपने हाथ बांधे और अंश की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। अंश को समझ नहीं आ रहा था कि हीर ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कभी तो हीर एकदम से बहुत खुश हो जाती थी और कभी छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देती थी। अंश ने प्लेट को टेबल पर रखा और हीर को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जान, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ, और तुम बच्चों वाली जिद क्यों कर रही हो। तुम्हें याद है ना, डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हें बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। फिर हीर की टमी को हल्के हाथ से सहलाते हुए कहा, बेबी, तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी मम्मा को भी, इसीलिए उन्हें तुम दोनों की फिक्र है, और वो नहीं चाहते हैं कि उनके छोटू से बेबी और इस बड़ी वाली बेबी की तबीयत खराब हो। एपिसोड 212 यू ऑल्सो डिजायर मी। ऐसा कहकर अंश ने हीर की गाल पर किस किया और कहा, अब रोना बंद करो। हीर ने सिर घुमाकर अंश की तरफ देखा और कहा, अच्छा थोड़ी सी खाने दो ना प्लीज। तभी हीर का जी एकदम से खराब हुआ और वो मुंह पर हाथ रख जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। अंश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बस इसी बात का डर था, और ये है कि समझने को तैयार ही नहीं है। वो भी हीर के पीछे पीछे वॉशरूम में गया। हीर वॉश बेसिन में वॉमिटिंग कर रही थी। अंश ने हीर के बालों को पकड़कर पीछे की साइड किया और हल्के हाथों से हीर की पीठ को रब करने लगा। कुछ देर बाद हीर ने वॉश बेसिन में अपना फेस क्लियर किया तो अंश ने पूछा, अब तुम बेटर हो, अगर कहो तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। तो हीर ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर अंश ने कहा, देखा, मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रहा था, डॉक्टर ने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें बिल्कुल लाइट फूड खाना है, तीखे और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं। हीर ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, पर अंश, कभी कभी मेरा मन करता है ऐसा कुछ अलग सा खाने का, बस इसीलिए मैंने कहा था। अंश ने हीर को अपनी बाहों में भरकर प्यार से उसके सिर को चूमते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा मन करता है, पर कम क्वांटिटी में खाना, ऐसे भरपेट खाने की जरूरत नहीं है। अब चलो, अपनी दवाई भी ले लो, वक्त हो गया है ना। अंश हीर को वापस रूम में लेकर आया और उसके हाथ पर उसकी दवाई रखते हुए कहा, अब जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह इसे खाओ, और तुम्हें आइंदा से भेलपुरी खानी हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हारे लिए घर पर ही तैयार कर दूंगा। अब तो ठीक है ना। हीर ने हैरानी से कहा, आप मेरे लिए भेलपुरी बनाएंगे, पर आपको तो कुकिंग बिल्कुल नहीं आती ना। तो अंश ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे कुकिंग नहीं आती है, पर मैं अपनी जान के लिए इतना तो सीख सकता हूँ ना। आइंदा से तुम्हें जो कुछ भी खाना हो ना, ऐसा उल्टा सीधा, तो तुम मुझे ही कहना, वो मैं ही बना दूंगा। ठीक है। अंश की बात सुनकर हीर मुस्कुराए बिना ना रह सकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंश जैसा इंसान उसकी इतनी ज्यादा केयर भी कर सकता है। वो भी साफ महसूस कर रही थी कि जिस अंश खुराना से वो पहले मिली थी उस अंश में और आज के अंश में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन वो भी सिर्फ हीर के लिए, बाकी सभी के लिए अंश खुराना आज भी वही डेविल है जो बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। विराज का मेंशन। रिया बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथ ऊपर की तरफ बेड के हेड रेस्ट से बंधे हुए थे, और वो गुस्से से विराज को घूर रही थी। विराज उसके सामने ही खड़ा होकर अपनी शर्ट के बटन ओपन कर रहा था। उसने शरारती स्माइल के साथ कहा, ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हें तुम्हारी तारीफ सुननी है ना, तो वही कर रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ, लेकिन अपने तरीके से। तो रिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, विराज, मेरे हाथ खोल दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा खोलो मेरे हाथ। विराज ने अपनी शर्ट रिमूव कर साइड में फेंक दी और बेड पर रिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, आज तुम कितनी भी कोशिश करो रिया, आज वही होगा जो मैं चाहता हूँ। कहते हुए विराज धीरे धीरे कर रिया के ऊपर झुकने लगा। इस वक्त विराज ने सिर्फ एक ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और उसकी मस्कुलर बॉडी काफी हॉट और किलर लुक में नजर आ रही थी।
वही रिया विराज के इतना करीब आने से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने एक बार फिर विराज से कहा, विराज प्लीज विराज, सॉरी, अब किसी से अपनी तारीफ के लिए नहीं कहूंगी, ठीक है ना, अब खोलो मेरे हाथ। विराज ने अपना एक हाथ रिया के पैरों पर रखा था और धीरे धीरे उसे सहलाते हुए ऊपर की तरफ लाया और उसकी थाई पर रख दिया और इसी के साथ उसे जोर से प्रेस किया, जिससे रिया के मुंह से एक हल्की सी कराह निकली। विराज ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, पर मेरा बड़ा मन है तुम्हारी तारीफ करने का, टू प्रेज एवरी पार्ट ऑफ योर सेक्सी एंड गॉर्जियस बॉडी। अब ऐसा तो नहीं था कि रिया के दिल में विराज के लिए फीलिंग्स नहीं थी। हाँ, उसके दिल में विराज के लिए फीलिंग्स थी, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, और विराज के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन विराज के ऐसे टच करने से रिया को अपनी पूरी बॉडी में अलग ही तरह की गुदगुदी का एहसास हो रहा था। इससे पहले भी विराज रिया के करीब आया था, पर उस वक्त रिया को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि रिया नशे में थी, लेकिन विराज को अच्छी तरह से याद था रिया के करीब जाना। विराज धीरे धीरे रिया के होठों की तरफ झुकने लगा। जिस तरह से विराज उसके करीब आ रहा था, उसे तो अपनी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स होते महसूस हो रहे थे। विराज अब रिया के होठों के काफी करीब आ गया था। उसने धीरे से अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, मेरे लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग है रिया, उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो? रिया बड़ी मुश्किल से बोल पाए, नहीं है विराज, कोई फीलिंग नहीं है, तो अब तुम मुझसे दूर हो जाओ। विराज ने एक स्माइल के साथ कहा, क्या वाकई में तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा? विराज का हाथ अब रिया की कुर्ती के अंदर उसकी नाजुक सी कमर को काफी सेंशुअल तरीके से सहलाने लगा, जिस वजह से रिया न चाहते हुए भी आहें भर रही थी। विराज की हर हरकत रिया को भी बहकने पर मजबूर कर रही थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने चेहरे से ना जताए, पर उसकी ये कोशिश नाकाम थी। वहीं विराज रिया के होठों के इतना करीब था कि रिया उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। पता नहीं क्यों, पर रिया के दिल में भी एक एहसास जाग उठा कि विराज अपने होठों से उसके होठों को छू ले, इसलिए धीरे से उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। विराज रिया के चेहरे को देखकर ही समझ गया था कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही है। जहां कुछ पल पहले उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, अब उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की शर्म नजर आ रही थी, जिसे देखकर विराज मुस्कुराए बिना ना रहा। वो उसके होठों को छूता उससे पहले ही रिया के मुंह से धीरे से निकला, विराज। विराज ने भी बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में कहा, हम बोलो रिया, क्या कहना चाहती हो? रिया ने फिर से कहा, प्लीज मत करो ऐसा। कहते हुए रिया तेज तेज सांसें ले रही थी, जो उसकी बेकरारी को बयां कर रही थी। विराज ने अपनी फिंगर से रिया की गर्दन को सहलाते हुए कहा, क्यों ना करूं ऐसा? तुम मानो या ना मानो, यू ऑल्सो डिजायर मी, सो वाई आर यू हाइडिंग इट बेबी? कहने के साथ ही विराज बड़ी शिद्दत के साथ रिया की नेक को किस करने लगा। रिया की हालत अब खराब होने लगी थी, क्योंकि वो न तो विराज को रोक पा रही थी और न ही खुद को बहकने से, और विराज भी रिया की इस हालत का भरपूर फायदा उठा रहा था। रिया की मदहोश कर देने वाली आवाजें सुनकर विराज ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, मान भी लो रिया कि मेरा छूना तुम्हें भी अच्छा लगता है, तुम भी मेरे करीब आने के बारे में सोचती हो? रिया ने जो खुद को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ, अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो। तो विराज ने रिया की गर्दन को सहलाते हुए कहा, तो आंखें खोलकर बोलो और मेरी तरफ देखते हुए कहो कि तुम्हें वाकई में मेरी जरूरत नहीं है। रिया आंखें बंद करके तो ये बात बोल सकती थी, लेकिन आंखें खोलकर विराज की आंखों में देखकर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। विराज को रिया का जवाब मिल गया था, इसीलिए उसने अपने होंठ रिया की होठों पर रख दिए और उसे बड़े ही प्यार से किस करने लगा। रिया ने भी विराज का कुछ देर तो विरोध किया, लेकिन आखिरकार वो भी इस किस में इन्वॉल्व होने लगी। वो अपनी मखमली उंगलियों से विराज के बालों को सहलाने लगी। वही विराज जी भरकर रिया के मुलायम होठों से खेल रहा था। बीच बीच में वो वाइल्ड होते हुए उसे बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से रिया के हाथ विराज के कंधे पर कस जाते थे और वो अपने नाखूनों से उसे स्क्रैच करने लगती। पर रिया का ऐसा करना विराज को और भी एक्साइटेड कर रहा था। विराज रिया को किस करते हुए उसकी कमर को भी बड़े ही प्यार से सहला रहा था, और बीच बीच में वो इतना एग्रेसिव हो जाता कि जोर से रिया की कमर को प्रेस कर देता, जिससे रिया की बॉडी एकदम से सिहर जाती थी। एक लॉन्ग किस के बाद जाकर विराज ने रिया के होंठों को छोड़ा और नीचे की तरफ झुकते हुए रिया की नेक को किस करने लगा। वो रिया की नेक को अपने होंठों से सहला रहा था, कभी अपनी टंग से, जिसका एहसास होते ही रिया भी मौन करने लगी। रिया की बॉडी से आ रही उसकी बॉडी परफ्यूम की स्मेल विराज को मदहोश कर रही थी, उसे पागल बना रही थी।
उसके दिल में रिया को पाने के लिए डिजायर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और इसी के साथ उसकी हरकतें भी। उसने झटके से पलटकर रिया को अपने ऊपर ले लिया और मदहोशी से भरी आवाज में कहा, कम ऑन, किस मी, दैट टू पैशनेटली। रिया भी जैसे बेकरार होकर विराज को पैशन के साथ चूमने लगी। वो आज काफी अच्छे से विराज को किस कर रही थी, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के करीब जाने के लिए आतुर हो। वही विराज रिया की ये बेताबी देख मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसे आज पहली बार पता चला था कि अपनी पसंदीदा औरत अगर आपकी किस करती है या आपके करीब आती है तो वो सुकून शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, पर उसका एहसास काफी खूबसूरत होता है। पर रिया ज्यादा देर तक विराज को किस नहीं कर पाए और थक उसने अपना सर विराज की नेक में घुसा लिया। विराज ने एक बार फिर से उसे अपने नीचे किया और अब वो उसके बॉडी के हर हिस्से को बड़ी शिद्दत के लिए अपने होंठों से छूने लगा। विराज जिस तरह से रिया को किस और बाइट कर रहा था, रिया के दिल में भी विराज के लिए चाहत बढ़ती ही जा रही थी। उसके मुंह से मदहोशी भरी आहें निकल रही थी, जो विराज को सिड्यूस करने का काम कर रही थी। विराज ने जब नोटिस किया कि अब रिया भी उसकी नज़दीकी को एंजॉय कर रही है, तो उसने उसकी नेक पर किस करते हुए ही उसकी कुर्ती में अपना हाथ डाल उसके कोमल हिस्सों से खेलने लगा। विराज की ये सेंशुअल हरकत रिया के दिल में एक अलग ही तरह की हलचल मचा रही थी। इस वक्त वो अपना गुस्सा सब कुछ भूल चुकी थी, जैसे उसका दिल, उसकी बॉडी हर तरह से विराज का होना चाहता था। वो तो कब का मरमिटी थी विराज पर आज जैसे वो दिल से विराज की होना चाहती थी। वही विराज उसे किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा। उसने रिया की कुर्ती को कंधे से नीचे खिसकाया और अपने होंठ रिया के कंधों पर रख दिए। वो किस करते हुए ही रिया की नाजुक सी स्किन पर रेड मार्क्स बना रहा था। रिया के मुंह से मदहोशी भरी आहें निकल रही थी, जो वहां के माहौल को भी बहुत हॉट बना रही थी। एपिसोड 213 विराज की धमकी, रिया की घबराहट। कुछ ही देर में विराज झटके से रिया से दूर हुआ। वही रिया अभी भी आंखें बंद किए जैसे विराज की छुअन को फील कर रही थी। विराज रिया के ऊपर ही बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों घुटने रिया के अगल बगल टिकाए हुए थे और वो रिया के चेहरे को देखकर स्माइल कर रहा था। रिया का चेहरा शर्म से पूरी तरह से लाल था और वो अभी भी आपकी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। वही रिया ने जब महसूस किया कि विराज उससे दूर हो गया है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर विराज की तरफ देखा। विराज से नज़र मिलते ही रिया ने शर्माकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। विराज को रिया का इस तरह से शर्माना बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ही कम मौका था, या कह सकते हैं कि शायद पहली बार था कि रिया विराज के सामने इतना शर्मा रही थी। पर जो भी था, रिया का ये शर्माना विराज के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ रिया के अगल बगल टिकाए और एक बार फिर उसके ऊपर झुकते हुए कहा, तो अब मैं ये मान लूं ना रिया, तुम पूरे दिल से मेरी होना चाहती हो। रिया, जो अपनी नज़र दूसरी तरफ किए हुए थी, उसने ऐसे ही कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी फालतू की बातें न सोचो। विराज ने अपनी उंगली रिया के गाल पर रखी और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, अब बोलो, क्या वाकई में ऐसा है? आखिर कब तक अपनी ये एहसास मुझसे छिपा पाओगी, जिसे छिपाने में तुम पूरी तरह से नाकाम हो? विराज की बात सुनकर रिया ने शर्माते हुए कहा, विराज, मुझे परेशान मत करो प्लीज। तो विराज ने रिया की नोच पिंच करते हुए कहा, तुम्हारी शर्म ने मुझे इस बात का लाइसेंस दे दिया है कि मैं जब मन चाहे तुम्हें परेशान कर सकता हूँ। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। कहने के साथ ही विराज ने रिया की कुर्ती को उतारकर दूर फेंक दिया और कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। पूरे रूम में हल्के पीले रंग की रोशनी फैली हुई थी और दोनों ही ब्लैक कलर की बेडशीट में एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए पूरी तरह से एक दूसरे के नजदीकी होते जा रहे थे। रिया के लिए तो ये पहला ही एहसास था, क्योंकि वो पूरे होशो हवास में आज विराज के साथ थी। वही विराज, जो न जाने कितनी लड़कियों के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम कर चुका था, आज रिया के करीब आकर उसे एक अलग ही चाह महसूस हो रही थी, जो फिर शायद ही किसी और के लिए हो। आज उसके लिए ये रिश्ता जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी महसूस हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो रिया के जिस्म से होकर उसकी रूह में उतर जाए और पूरी तरह से रिया को खुद में समा ले। विराज ने रिया की नेक पर किस करते हुए ही कहा, आज तुम पूरी तरह से मेरी हो रिया, सिर्फ जिस्म से नहीं अपनी रूह से भी, अपने हर एहसास से, अपने हर हिस्से से, और मैं तुम्हारा पूरे हक से। रिया ने भी मदहोशी भरी आवाज में कहा, हाँ विराज, मैं पूरी तरह से तुम्हारी बनना चाहती हूँ, पूरी तरह से। मुझसे दूर मत जाना और ना ही मुझे खुद से दूर जाने देना। रिया की बात सुनकर तो विराज की होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपना चेहरा उठाकर रिया की आंखों में देखा, जिसमें मदहोशी भरी हुई थी और भरा हुआ था विराज के लिए ढेर सारा प्यार।
आज रिया भी विराज के सामने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करने से झिझक नहीं रही थी, बल्कि वो पूरी तरह से विराज के सामने अपनी फीलिंग शो कर रही थी। विराज ने रिया की कॉलर बोन पर चूमते हुए कहा, कभी नहीं जाऊंगा तुमसे दूर और तुम्हें भी खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम खुद भी जाना चाहोगी तब भी नहीं, क्योंकि अब तुम मेरी मोहब्बत हो, जो अब मेरी जिंदगी बन चुकी है। इसी के साथ विराज ने एक बार फिर से रिया के होठों पर कब्जा जमा लिया, लेकिन तभी रिया को अपनी कमर के नीचे एक तेज दर्द का एहसास हुआ और उसकी आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। उसने कसकर विराज के कंधे को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। विराज शुरू में काफी ज्यादा जेंटल था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी वाइल्डनेस के चलते वो रिया को हर्ट ना करे, लेकिन कुछ ही देर बाद अपने स्वभाव से मजबूर होकर वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। आज रिया और विराज दोनों ही न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी दूसरे के हो चुके थे पूरी तरह से। और जहां रिश्ता रूहानी तौर पर कायम होता है, वहां किसी तीसरे की जगह बिल्कुल नहीं होती है। शायद यही वजह थी कि जब विराज ने पहली बार रिया को पाया था, उसके बाद उसे किसी और को पाने की चाहत रह नहीं गई थी। विराज जैसा वुमेनाइजर उस रात से पूरी तरह से रिया के बनकर रह गया था। जो रिया विराज को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो रिया उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा कीमती हो चुकी थी। सुबह का वक्त, सुबह की धूप आंखों पर पड़ने की वजह से विराज ने कसमसाकर अपनी आंखें खोली। उसने नींद में ही बेड पर किसी को ढूंढने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहीं जब उसे महसूस हुआ कि बेड पर वो अकेला है, उसने अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखा तो रिया उसके बगल में नहीं थी। उसने वापस अपना सिर पिलो पर रख लिया और कल रात की बात याद कर उसके फेस पर एक दिलकश वाली स्माइल आ गई। उसने अपने पास रखे पिलो को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ओ माय वाइल्ड कैट, यू आर रियली अमेजिंग। कल रात का एहसास उसके दिल की धड़कनों को एक बार फिर से बढ़ा रहा था। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज आए और विराज की नज़र वॉशरूम के डोर की तरफ गई। वो उठकर हेडरेस्ट से टेक लगाकर बैठ गया। वहीं रिया एक बाथरोब पहने हुए वॉशरूम से बाहर आई। उसकी नज़र जैसे ही विराज की नज़रों से मिली, उसने शर्मा कर अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। रिया को ऐसे शर्माते देखकर विराज की फेस पर बड़ी स्माइल आ गई और रिया से बोला, तुम्हें शर्माना भी आता है? ये मुझे कल रात पता चला, वैसे शर्माते हुए तुम काफ़ी क्यूट लगती हो। रिया ने विराज को इग्नोर करते हुए कहा, क्यों? क्या मैं लड़की नहीं हूँ? क्या तुम मुझे बेशर्म समझते हो? और वैसे मैं शर्मा नहीं रही थी, और बिना शर्माए भी मैं क्यूट ही हूँ। रिया के भीगे बाल जिनमें से अपनी भी पानी की बूंदें टपक रही थी, और वाइट कलर का बाथरोब जो रिया के घुटनों से थोड़ा ही ऊपर था, इस वजह से रिया के एकदम गोरे और मुलायम पैरों को देखकर विराज एक बार फिर से सेड्यूस होने लगा था। उसका मन रिया को कसकर अपनी बाहों में भरने का हो रहा था, इसलिए उसने रिया को अपने पास बुलाते हुए कहा, इधर आओ मेरे पास। रिया विराज के इरादे समझ चुकी थी, पर अभी वह विराज को और बर्दाश्त करने लायक नहीं थी, क्योंकि कल रात ना तो विराज खुद सोया था और ना ही उसने रिया को सोने दिया था। इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, विराज मुझे ना अभी और बहुत सारे काम हैं, इसलिए मुझे जल्दी से रेडी होने दो। विराज ने इस बार ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, मैंने कहा मेरे पास आओ रिया। रिया ने इस बार विराज की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो विराज ने थोड़ा सख्ती के साथ कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, या तो मेरे पास आ जाओ, वरना अगर मैं तुम्हारे पास आया तो। अब रिया इस तो का मतलब समझती थी। उसने विराज की तरफ देखते हुए कहा, इस तो का मतलब? क्या करोगे तुम अब? विराज ने कहा, वही जो कल रात किया था। फिर एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, पर शायद तुम्हें कल रात से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाए। रिया ने कहा, मेरे बस का नहीं है तुम्हें और झेलना। तुम तो किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे मेरे ऊपर। रिया की बात सुनकर विराज ने उसे टीस करते हुए कहा, तुम तो जैसे एंजॉय कर ही नहीं रही थी। मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में भी इतनी डिजायर है मेरे लिए। तुम मुझे खुलकर बोल सकती थी। मैं सुबह, शाम, रात जब कहो तब तैयार हूँ। रिया ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ ब्रश उसकी तरफ फेंका, पर विराज जल्दी से दूसरी तरफ झुक गया और वो ब्रश हेड रेस्ट से टकराकर वहीं गिर गया। विराज ने हैरानी से कहा, रिया स्वीट हार्ट, कोई अपने हस्बैंड पर इस तरह से हाथ उठाता है? लगता है तुम्हारी मम्मी से मुझे ये बात कहनी ही होगी। कहकर विराज ने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठा लिया। रिया पर यह धमकी कुछ ज्यादा ही असर कर गई थी, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए विराज के पास आए और उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोली, ये क्या बच्चों वाली धमकी दे रहे हो? और मम्मी को फोन करने की क्या जरूरत है? अब बताओ क्या बात करनी थी मुझसे? विराज ने रिया की कमर पकड़कर उसे वापस बेड पर लेटाया और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, बच्चा तो नहीं हूँ,
पर तुम्हें अपने बच्चे की माँ जरूर बनना चाहता हूँ। वैसे भी तुम जानती हो ना, कई लोग हमारे बच्चे के आने का इंतजार कर रहे हैं। रिया ने विराज के कंधे पर मारते हुए कहा, चुप रहो विराज, कुछ भी बोलते हो। तो विराज ने भी हंसते हुए रिया की बाथरोब की नोट को खोलते हुए कहा, कुछ भी बोलता नहीं हूँ बल्कि सच बता रहा हूँ। याद है तुम्हारी मम्मी ने जाते वक्त क्या कहा था कि जल्द से जल्द उन्हें खुशखबरी चाहिए, और मैं उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हुए विराज ने रिया के ढीले हो चुके बाथरोब को एक बार फिर से उसके कंधे से खिसकाया और उसकी गर्दन को, कॉलरबोन को एक बार फिर से चूमने लगा। विराज एक बार फिर से बहकने लगा था। रिया अभी अभी शॉवर लेकर बाहर आई थी, जिस वजह से उसके बाल अभी भी भीगे हुए थे और उसके कंधे पर और उसकी कॉलरबोन पर पानी की बूंदें अभी भी नजर आ रही थी। विराज अपने होठों में उन बूंदों को एक एक कर समा रहा था। रिया ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, विराज, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी नहीं। विराज, जो अभी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था, उसने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम ऑफिस मत जाना, पूरा दिन घर पर आराम करना। बल्कि मैं भी आज ऑफिस नहीं जाता और तुम्हारे साथ पूरा दिन इसी रूम में स्पेंड करूंगा। रिया ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी रूम में नहीं रहूंगी। तुम कम से कम 2-4 दिन तक ऐसा कुछ सोचना भी मत। विराज ने पूरी तरह से रिया की बात को इग्नोर कर दिया और कहा, वो सब मैं नहीं जानता। आज हम दोनों ही ऑफिस नहीं जा रहे। आज पूरा दिन हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बस मैंने कह दिया तो अब यही होगा। रिया को तो इस बात की हैरानी हो रही थी कि ये बंदा थकता भी है कि नहीं। कल पूरी रात इस इंसान ने उसे परेशान किया और ये फिर से तैयार है। पर रिया भी समझ गई थी कि अब विराज रुकने से तो रहा, और ऐसा हुआ भी। एक बार फिर से उस पूरे रूम में विराज और रिया की मदहोशी भरी सिसकियां और गहरी सांस गूंजने लगी। अंश को हीर हॉल में ही टहलते हुए अंश के आने का वेट कर रही थी, तभी अंश मेन एंट्रेंस से अंदर आया। वो इस समय फोन पर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। शायद वो किसी से जरूरी बात करने में बिजी था, इसीलिए उसका ध्यान हीर की तरफ नहीं गया और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हीर भी उसके पीछे पीछे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अंश आगे आगे चल रहा था और हीर उसके पीछे पीछे। वो बार बार अंश का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, पर अंश अपने कॉल पर कुछ ज्यादा ही बिजी था। वो अपने रूम में आया तो हीर भी रूम के अंदर ही आ गई। अंश उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से हीर बहुत इरिटेट हो रही थी। इसलिए वो जल्दी से अंश के सामने गई और हाथ हिलाते हुए उसे अपनी बात सुनने का इशारा करने लगी। अंश ने हीर की तरफ देखा और अपनी भौहें चढ़ा दी, जैसे वो हीर से पूछ रहा हो, क्या हुआ। तो हीर ने भी इशारे से कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। अंश ने उसे कुछ देर रुकने का इशारा किया और फिर सामने वाले से कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मुझे इस काम में बिल्कुल देरी नहीं चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 214 इस बार जीत। तो अंश ने कहा, तुम्हारा मन ना कुछ अजीब ही होता है। कभी कुछ उल्टा सीधा खाने का मन करता है, कभी कुछ उल्टा सीधा करने का मन करता है। और अब तुम 2 दिन पहले अपने घर से होकर आए हो, तुम्हें वापस घर जाना है। दरअसल अंश एक हीर से एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और हीर जब भी अपने मायके जाती थी तो वहां रुकने की जिद पकड़ लेती थी। इसीलिए अंश उसे मायके नहीं भेजना चाहता था। हीर ने अंश की शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा, अंश, मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे आप? प्लीज जाने दीजिए ना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अंश ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, और अगर तुमने वहां रुकने की जिद की तो हीर ने जल्दी से कहा, पक्का मैं ऐसी कोई जिद नहीं करूंगी, प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज। हीर ने प्लीज वर्ड पर जोर देते हुए कहा। तो अंश ने भी हार मानते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं खुद तुम्हें। पर इससे पहले अंश आगे कुछ कहता, तभी उसका फोन एक बार फिर रिंग करने लगा। उसने हीर से कहा, 1 मिनट रुको। फिर अंश ने फोन रिसीव किया और बालकनी की तरफ बढ़ गया। हीर ने पैर पटकते हुए कहा, पता नहीं ऐसे भी कौन सी जरूरी काम होते हैं इनके कि मेरी बात ही पूरी नहीं सुनी। फिर वो भी अंश के पीछे पीछे बालकनी में आ गई। हीर अब अंश के फोन डिस्कनेक्ट करने का वेट करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद अंश ने फोन डिस्कनेक्ट किया। फिर हीर से कहा, हीर, मुझे अभी जरूरी काम से कहीं जाना होगा। वैसे मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाता, लेकिन अब ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। तो हीर ने खुश होते हुए कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी और उनके साथ वापस भी आ जाऊंगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। अंश ने उसे याद दिलाते हुए कहा, पर रात तक तुम वापस आ जाना, वहां रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना। तभी हीर ने अंश की बात काटते हुए कहा, पता है, आपको मेरे बिना नींद नहीं आती है।
ओके ना, अब मैं जाऊं? अंश ने हीर के गाल को पिंच करते हुए कहा, बड़ी इंटेलिजेंट हो गई हो तुम। ठीक है जाओ, और अपना ध्यान रखना। हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और पंजों के बल खड़े होकर अंश की गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू हबी। कहकर हीर जैसे ही जाने लगी, अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? हीर ने नासमझ बनते हुए कहा, यही कहा ना कि थैंक यू। अंश ने कहा, उसके बाद क्या कहा? हीर ने शर्माते हुए अंश के सीने में अपना सिर छुपा लिया और कहा, थैंक्स हबी। अंश ने हंसते हुए हीर को अपनी बाहों में भरा और कहा, तो उसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकती हो, लाइक दैट हनी, हबी, या कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। हीर ने अपना सिर उठाकर अंश की तरफ देखा और कहा, अंश, आपसे एक बात कहूं? अंश ने कहा, बोलो, 1 या 10 बात बोलो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पूरा हक बनता है बोलने का। तो हीर ने कहा, अंश, पता है, जब मैं पहली बार आपसे मिली थी ना, मुझे आपसे बहुत डर लगा था। मुझे लगता था आप एक मॉन्स्टर हैं और आप सिर्फ मुझे तकलीफ दे सकते हैं। अंश ने कहा, तो फिर अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हीर ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, लगता है पर थोड़ा थोड़ा। अब बहुत सारा नहीं लगता, क्योंकि आप अब मुझे एक फरिश्ते की तरह लगते हैं। अंश ने हंसते हुए हीर की नोच पिंच करते हुए कहा, बस तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, तो मैं हमेशा ही एक लविंग केयरिंग हस्बैंड बना रहूंगा। और तुम्हारा फरिश्ता भी, तुम्हें पता है ना कि मुझे गुस्सा कब आता है? हीर ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया, हाँ मुझे पता है, आपको गुस्सा तब आता है जब मैं आपको छोड़कर जाने की बात करती हूँ, यही ना? तो अंश ने भी कहा, हाँ हीर, बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम्हें भी इसका अंदाजा नहीं है। कहते हुए अंश ने हीर की फहद पर अपने होंठ रख लिए और अपनी आंखें बंद कर ली। हीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे। अंश ने फिर थोड़ा दूर होते हुए कहा, चलो जाओ और शाम को जल्दी आ जाना, ज्यादा लेट मत करना। हीर ने मुस्कुरा कर हाँ कहा और जैसे ही वहां से जाने लगी, तभी एक बार पलटकर अंश की तरफ देखा तो अंश ने पूछा, क्या हुआ, नहीं जाना क्या? तो हीर जल्दी से आकर उसके सीने से लग गई और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं वापस जरूर लौट आऊंगी अंश, आप चिंता मत करना मेरी। पता नहीं क्यों पर आज हीर का मन बहुत बेचैन सा हो रहा था। क्यों, ये तो उसे भी नहीं पता था। कुछ देर बाद हीर वहां से चली गई। अंश भी अपने जरूरी काम से वहां से निकल गया। अंश का काम बहुत ज्यादा अर्जेंट था, वरना वो खुद हीर को उसके घर छोड़ने जाता। अंश को वहीं दूसरी तरफ एक होटल के अंधेरे रूम में, उस रूम में बहुत ही कम रोशनी थी, बिल्कुल न के बराबर, सिर्फ बाहर से आ रही रोशनी ही उस रूम में फैली हुई थी। एक सिंगल सोफे पर एक अक्स नजर आ रहा था। सोफे पर बैठे हुए आदमी ने कहा, क्या खबर लेकर आए हो? तो सामने खड़े आदमी ने कहा, बॉस, हमें वो काम आज ही पूरा करना होगा क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो एकदम पक्की है। अंश खुराना को चोट पहुंचाने का इससे अच्छा मौका हमें कोई दूसरा नहीं मिल सकता। तो उस शख्स ने कहा, ठीक है, तो आज ही इस काम को पूरा करो, और काम पूरा किए बिना मेरे सामने मत आना क्योंकि मुझे अब तुमसे एक अच्छी खबर की उम्मीद है, समझे? अब जाओ यहाँ से। वो आदमी चुपचाप रूम से बाहर निकल गया। वही सोफे पर बैठा हुआ शख्स खड़ा हुआ और रूम की बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगा। तुम्हारी सबसे कीमती चीज का तुमसे दूर जाने का वक्त आ गया है अंश खुराना। अब मैं भी देखता हूँ कैसे बचा पाते हो तुम उसे। कहते हुए वो आदमी किसी शैतानी हंसी के साथ जोर जोर से हंसने लगा। अंश को शिवी अपने रूम में बेचैनी से इधर से उधर टहल रही थी। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई एक चीज को बार बार देख रही थी, जिसे देखकर उसके फेस पर बार बार स्माइल आ रही थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और शिवांश ने अंदर आते हुए कहा, शिवी, क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंट मुझे क्यों बुलाया है? क्या कुछ हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स शिवांश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो शिवांश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ ठीक तो लग रही हो, फिर इतना अर्जेंट आने के लिए क्यों कहा? तुम्हें पता है, अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ। शिवांश एक साथ कई सारे सवाल पूछे ही जा रहा था, तो शिवी ने उसे शांत करते हुए कहा, पहले चुप तो हो जाए तभी तो बताऊंगी ना कि ऐसा कौन सा एजेंट काम था कि मुझे आपको बुलाना पड़ा। शिवांश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब बोलो, क्या हुआ? शिवी इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे शुरू करे। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और एक छोटा सी बॉक्स शिवांश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखिए क्या हुआ है। शिवांश ने कंफ्यूज होकर उस बॉक्स की तरफ देखा और फिर शिवी की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या है?
तो शिवी ने स्माइल करते हुए कहा, पहले खोलकर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। शिवांश ने उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और फिर शिवी की तरफ एक नज़र देखते हुए उस बॉक्स को जैसे ही ओपन किया तो अंदर रखी हुई उस चीज़ को देखकर शिवांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने हैरान होते हुए शिवी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ये सच है। तो शिवी ने शर्माते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। शिवांश ने वापस उस बॉक्स में रखी हुई उस प्रेगनेंसी किट को देखा और उसे अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या ये सच है शिवी? मतलब तुम सच में? मेरा मतलब मैं सच में बाप बनने वाला हूँ। तो शिवी ने हंसते हुए कहा, हाँ शिवांश, आप और मैं सच में पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनकर तो शिवांश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने शिवी को अपनी गोद में लिया और खुशी के मारे गोल गोल घूमने लगा। शिवी ने कसकर शिवांश के गले में अपनी बाहें डाली और शिवांश के सीने पर सिर लगाते हुए कहा, शिवांश क्या कर रहे हैं? गिराएंगे मुझे? शिवांश ने खुश होते हुए कहा, अरे मेरी जान, तुम्हें मैं ऐसे कैसे गिरने दूंगा? अब तो तुम्हारे अंदर मेरी नन्ही सी जान भी पल रही है। तुम दोनों को मैं कुछ नहीं होना दूंगा। शिवांश ने वापस शिवी को नीचे उतारा और उसके फहद को चूमते हुए कहा, थैंक्स मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए। तुम्हें बता नहीं सकता शिवी कि मैं कितना खुश हूँ। तो शिवी ने कहा, मुझे आपके फेस की यही हंसी तो देखनी थी, इसलिए आपको सरप्राइज देने के लिए बुलाया। अभी तक मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई है क्योंकि ये पहली न्यूज़ में आपको ही बताना चाहती थी। शिवांश ने कहा, चलो अब जल्दी से न्यूज़ हम घर में सबको दे देते हैं। सब बहुत खुश होंगे। इस घर की दोनों बहुएं जल्दी इस घर को वारिस देने वाली हैं। शिवी ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो शिवांश उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। बाहर सभी लोग ने जब शिवी की मां बनने की खुशखबरी सुनी तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर इस घर में दो दो खुशखबरियां जो आने वाली थी। एक तरफ हीर प्रेग्नेंट थी और दूसरी तरफ अब शिवी। स्वर्णा जी तो खुश होते हुए शिवी की बलाएं लेते हुए बोली, मैं बता नहीं सकती शिवी, मैं कितनी खुश हूँ। अब मेरे घर में दो दो नन्हे मुन्ने मेहमान आने वाले हैं। सिम्मी भी खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ शिवी, अब मैं दो दो क्यूट बेबी की बुआ बनूंगी। तो शिवांश ने कहा, तुम जानती हो ना बुआ होने के क्या फर्ज होते हैं। दोनों बेबीज को तुम्हें ही संभालना होगा। तो सिम्मी ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी भाई, मैं दोनों को संभाल लूंगी। आप लोग अपनी अपनी बीवी को संभाल लेना। ये बात सुनकर स्वर्णा जी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ भी बोलती हो सिम्मी। वहीं शिवी तो ये बात सुनकर एकदम शर्मा गई थी। उसने शर्मा कर अपना चेहरा शिवांश के सीने में छुपा लिया। शिवांश ने भी हंसते हुए शिवी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, डोंट वरी, तुम्हारी भाभी को मैं बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। शिवी ने कहा, शिवांश मत कहिए ना ऐसा, आप भी कुछ भी बोलते हैं। अब वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो गया था। सभी के चेहरे खुशी से खिल रहे थे। अंडस को वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में ईशा सिंघानिया अपने रूम में बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसने अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ था जिस पर वो एक नोटिफिकेशन को देखकर बड़ा खुश हो रही थी। वो सीधा लेटते हुए बोली, इस बार जीत मेरी और हार तुम्हारी। बस अब जल्द से जल्द वो गुड न्यूज़ सुन लूं, उसके बाद आएगा मेरे दिल को सुकून। कहते हुए ईशा के होठों पर एक जहरीली वाली स्माइल आ गई। अंडस को हीर अपने घर में आकर बहुत खुश थी। सुधा ने हीर के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था। उसे पता था कि इस हालत में किस तरह के खाना खाने का मन करता है, इसलिए उसने सुबह हीर के लिए खट्टी मीठी चटनी भी बनाई थी जो हीर को बहुत ही पसंद आई थी। सुधा ने हीर से कहा, हीर, मैंने तुम्हारी चटनी पैक भी कर दी है और तुम्हारा जब भी खाने का मन हो तो बेटा मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे लिए चटनी बनाकर भेज दूंगी। हीर ने कहा, थैंक यू माँ, आपको नहीं पता मुझे और कुछ खाने का मन नहीं करता, पर ऐसा खट्टा मीठा खाने का बड़ा मन करता है। तो दादी ने कहा, हीर, पर तुम्हें सब चीज़ खानी चाहिए, बच्चे का पोषण बहुत जरूरी है। हीर ने कहा, दादी, पर कुछ खाने का मन नहीं करता ना, पता नहीं क्यों, खाने की स्मेल से मेरा जी खराब होता है। तो दादी ने स्माइल करते हुए कहा, बेटा, कई बार हमें खुद के लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए खाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा ही खाया करो पर खाया जरूर करो। हीर ने कहा, ठीक है दादी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। शाम हो चुकी थी। हीर के पास भी सिम्मी की कॉल आ गई थी कि शिवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो हीर की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा था। ड्राइवर भी हीर को लेने के लिए आ गया था। शिवी की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ सुनकर हीर का बड़ा मन हो रहा था कि वो जल्दी से जाकर शिवी से मिले। सुधा जी ने उसे कई सारी हिदायत दे दी तो हीर वहां ड्राइवर के साथ अपने घर के लिए निकल गई। अंडस्को एपिसोड 215 डेथ।
शाम काफी हो गई थी। अब हल्का अंधेरा भी होने लगा था। हीर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए विंडो से बाहर देख रही थी और बार बार फोन पर अपने और अंश की फोटो भी देख रही थी। इस वक्त उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल नजर थी और आंखों में थे कई सारे सपने कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो अपने बच्चे का क्या नाम रखेगी और वो कैसा दिखेगा। वो अंश की तरह होगा या फिर हीर की तरह। इस तरह के कई सारे सपनों में खोई हुई हीर बाहर विंडो से बाहर देखे जा रही थी। वही ड्राइवर सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी ड्राइवर ने देखा कि सामने से एक ट्रक जो पूरी तरह से बेकाबू है उसी की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में लेने की भी कोशिश की लेकिन वो ट्रक उसी दिशा की तरफ आ रहा था जिस तरफ ड्राइवर अपनी गाड़ी ले रहा था। ड्राइवर बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ट्रक उसकी गाड़ी से न टकराए, पर जैसे जैसे वो ट्रक उसके करीब आता जा रहा था ड्राइवर के चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी, क्योंकि वो समझ गया था कि सामने से आ रहा ट्रक बेकाबू नहीं है बल्कि वो जानबूझकर उनकी गाड़ी को हिट करने की कोशिश करेगा। ड्राइवर हालांकि बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो सेफली वहां से निकल जाए, पर सामने ट्रक ड्राइवर जैसे मन बनाकर बैठा था कि उसे इस गाड़ी को हिट करना ही है। हीर की भी नज़र जब सामने की तरफ गई तो उसकी आंख एकदम डर से बड़ी हो गई। उसने ड्राइवर से कहा, अंकल प्लीज गाड़ी संभाल कर चलाए। तो ड्राइवर ने कहा, मैम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं पर पता नहीं ये ट्रक ड्राइवर ने शायद ड्रिंक की हुई है या फिर ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी सामने की तरफ देखते हुए हीर के मुंह से एक तेज चीख निकली और इसी के साथ एक तेज धमाका हुआ और वो ट्रक और गाड़ी आग की लपटों में धूं धूं कर जलने लगी। अंडरस्कोर खुराना एम्पायर। अंश इस वक्त एक जरूरी मीटिंग में था। उसका फोन इस वक्त साइलेंट मोड पर था लेकिन बार बार फोन रिंग किए ही जा रहा था। अंश ने एक नज़र अपने फोन की तरफ देखा। फोन की फ्लैशलाइट बार बार ऑन होने से अंश ने सोचा कि शायद कोई अर्जेंट कॉल होगा, इसलिए उसने फोन पिक करके कान पर लगा लिया, पर जैसे ही सामने वाले की बात सुनी उसके हाथ से फोन गिरकर छूटकर नीचे गिर गया। अंश एकदम चीखते हुए खड़ा हुआ, व्हाट, ये कैसे हो सकता है, मुझे अभी जाना होगा। वही विराज जो इस मीटिंग में शामिल था, उसने जब अंश को इतना घबराते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ अंश, सब ठीक तो है ना। पर अंश ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगभग भागते हुए मीटिंग रूम से बाहर आ गया। विराज को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ तो वो भी जल्दी से अंश के पीछे पीछे गया। अंश जल्दी से पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। विराज भी अपनी गाड़ी में बैठकर अंश की गाड़ी का पीछा करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे अंश इतना ज्यादा परेशान हो गया है, वरना अंश इतनी जल्दी घबराने वालों में से नहीं था। कुछ ही देर में अंश की गाड़ी उसी रोड पर खड़ी थी। वो जल्दी से अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर आया और जैसे ही उसकी नज़र आग की लपटों में घिरी उस गाड़ी पर गई, उसका दिमाग तो जैसे एकदम सुन्न हो गया। वही विराज ने भी अपनी गाड़ी रोकी और जल्दी से गाड़ी से बाहर आया। अंश उन आग की लपटों को एकटक देखे जा रहा था। उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ गया और वो घुटनों के बल वही फर्श पर बेसुध होकर बैठ गया। वो एकटक उस गाड़ी को देख रहा था जिसमें उसकी जान, उसकी जिंदगी मौजूद थी। उसे आज सुबह का एक एक पल याद आ रहा था, हीर की बातें, सब कुछ। विराज जल्दी से उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ अंश, बोलो क्या हुआ और किसकी गाड़ी है ये। पर अंश उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी एक आदमी जो अंश का ही बॉडीगार्ड था विराज के पास आया और कहा, हमारी लेडी बॉस उस गाड़ी में मौजूद थी। दरअसल हम भी इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे लेकिन तभी एक ट्रक जो बेकाबू था उसने इस गाड़ी को हिट कर दिया और इसी के साथ लेडी बॉस भी। वो आदमी भी इससे आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। वही विराज तो ये सुनकर ही ब्लैंक हो गया था कि हीर इसी गाड़ी में मौजूद थी। विराज ने एक बार फिर पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है हीर इस गाड़ी में मौजूद थी। उद्धरण चिन्ह। तो उस आदमी ने कहा, यस सर, हीर मैम इसी गाड़ी में मौजूद थी। दरअसल हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम उन्हें सेव करने के लिए यहाँ आए थे, पर उससे पहले ही ये सब हो गया। उद्धरण चिन्ह। अंश पथराए आंखों से एकटक उस जलती हुई गाड़ी को देख रहा था। तभी वो एकदम जोर से चीखा, हियर। अब वहां के माहौल में सिर्फ अंश की चीख ही गूंज रही थी। विराज ने पहली बार अंश को इतना ज्यादा टूटा हुआ देखा था। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था क्योंकि वो जानता था वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तभी अंश खड़ा हुआ और जैसे ही उस गाड़ी की तरफ भागने लगा, विराज ने उसे कसकर पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, अंश संभालो खुद को, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अंश खुद को विराज की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे विराज,
मेरी हीर गाड़ी के अंदर है। मेरा बच्चा, मुझे उसे बचाना होगा। मैंने हीर से वादा किया था कि मैं दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे उसे बचाना होगा। उद्धरण चिन्ह। अंश पूरी तरह से बेकाबू हो रहा था, जिस वजह से विराज और उसके बाकी आदमियों ने भी अंश को कसकर पकड़ लिया ताकि उसे वहां जाने से रोक सके। अंश को दोनों तरफ से उसके आदमियों ने पकड़ रखा था। वहीं अंश एक बार फिर से जोर से चीखा, हीर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हें वापस लौटना होगा हीर, प्लीज वापस लौट आओ। अंश को संभालना अब उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि अंश उनसे छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। विराज ने अंश को शांत करने की कोशिश की। अंश, संभालो खुद को। उद्धरण चिन्ह। अंश ने विराज को दूर तक धकेलते हुए कहा, कैसे खुद को संभालूं? मेरी बीवी, मेरा बच्चा दोनों उस गाड़ी में थे। बोलो कैसे संभालूं? उद्धरण चिन्ह। अंडरस्कोर। 1 महीने बाद, खुराना अंपायर, रात के करीब 8 बजे। अंश अपने केबिन की बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़ा हुआ अपना एक हाथ वॉल पर टिकाए और दूसरे हाथ में पकड़ी सिगरेट से स्मोक करते हुए बाहर नजर आ रहे नज़ारे को देख रहा था। उसका ध्यान शायद उस नज़ारे की तरफ कम और अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों की तरफ ज्यादा था, क्योंकि उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और विराज अंदर आया। विराज जाकर अंश के बगल में ही खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले सामने की तरफ देखते हुए कहा, वो एक बार फिर हमारे हाथों से बच गया अंश। उद्धरण चिन्ह। अंश ने सिगरेट का लंबा कश लिया और उसे नीचे फेंककर जूते की नोक से रगड़ते हुए कहा, किस्मत कब तक मेहरबान होगी उस पर विराज। आखिर कोई अपनी मौत से कब तक बचकर भाग सकता है? उद्धरण चिन्ह। फिर अंश ने तिरछी नजरों से विराज की तरफ देखा और अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, ईशा का पता चला? विराज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मैंने डैड से भी इस बारे में पूछा है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अंश ने कुछ सोचते हुए कहा, बेहतर होगा विराज कि ईशा को ढूंढकर तुम खुद सजा दो, क्योंकि जिस दिन वो मेरे हाथों लग गई उस दिन उसकी मौत तय है। क्योंकि उस वक्त मैं ये भी लिहाज नहीं करूंगा कि वो तुम्हारी बहन है। विराज अंश से कुछ कहने ही वाला था कि तभी डेस्क पर रखा हुआ अंश का फोन रिंग करने लगा। अंश ने एक नज़र विराज की तरफ देखा और फिर डेस्क की तरफ बढ़ गया। डेस्क पर रखे फोन को उठाकर उसने उसमें शो हो रहे नंबर को देखा। उस नंबर को देखकर अंश के फेस के एक्सप्रेशन कुछ पल के लिए चेंज हुए। फिर उसने फोन पिक करके कान पर लगाते हुए कहा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। तभी सामने से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुन अंश ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी रोलिंग चेयर की बैक पर टंगे हुए ब्लेजर को उठाकर रूम से बाहर निकल गया। विराज ने उसे जाते हुए देखा और वापस सामने की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी अंश, पर वो मेरी बहन है और मुझे उसे तुमसे किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना है। जानता हूँ उसने गुनाह किया है, पर मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन वो तुम्हारे सामने आएगी तुम उसे मौत के घाट उतारने में एक पल नहीं लगाओगे। कहते हुए विराज के चेहरे पर परेशानी और बेबसी वाले भाव नजर आने लगे। 1 महीने पहले, सिंघानिया मैंशन। विराज की गाड़ी सिंघानिया मैंशन के मेन एंट्रेंस के सामने आकर रुकी और वह गुस्से से अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर निकला और मेन एंट्रेंस से अंदर चला गया। मिस्टर सिंघानिया इस वक्त थोड़ा परेशान से सोफे बैठे हुए नजर आ रहे थे। विराज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कहाँ है वो? कहाँ छुपा रखा है आपने उसे? मिस्टर सिंघानिया ने जब विराज को यहाँ देखा तो खड़े होते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, किसकी बात कर रहे हो तुम विराज, और इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? विराज ने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, आपको अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ईशा को कहाँ छुपाया है आपने मिस्टर सिंघानिया? विराज की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया कुछ पल के लिए हड़बड़ा गए, लेकिन फिर थोड़ा गुस्से में बोले, मुझे क्या पता वो कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि वह तो 2 दिन से घर ही नहीं आए हैं। मैं खुद उसके लिए परेशान हूँ। विराज ने उन्हें घूरते हुए कहा, ये बेवकूफ़ आप किसी और को बनाना, मुझे अच्छे से पता है ईशा यहीं पर है। कहते हुए विराज सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तभी मिस्टर सिंघानिया ने उसकी बांह पकड़ उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ विराज, भूलो मत वह तुम्हारी बहन है, बच्ची है, गलती हो गई उससे। विराज उनका हाथ झटकते हुए कहा, गलती नहीं, गुनाह हुआ है उससे और उसके गुनाह की सजा भी उसे भुगतनी होगी। कहकर विराज एक एक कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। मिस्टर सिंघानिया उसे रोकते ही रह गए। विराज ने रूम का डोर ओपन किया। इस वक्त रूम के अंदर काफी अंधेरा था। विराज ने लाइट्स ऑन की तो बेड के पास ही नीचे फर्श पर ईशा दरी सहमी सी खुद में सिमटे हुए बैठी हुई थी।
विराज उसकी तरफ बढ़ा। ईशा ने जब विराज को अपने पास आते देखा तो खड़े होते हुए कहा, भाई भाई वो प्लीज भाई, मेरी बात सुनिए। तभी विराज ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और खींचकर अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलो मेरे साथ। ईशा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अंश से बचा लीजिए। पर विराज उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह उसे लगभग खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे लाया। मिस्टर सिंघानिया परेशानी से इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। जब उन्होंने विराज को ईशा को लाते हुए देखा तो विराज से कहा, विराज क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, छोड़ो अपनी बहन का हाथ। विराज ने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, ये यहाँ पर सेफ नहीं है, अंश के आदमी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाए? मिस्टर सिंघानिया ने कहा, तो तुम क्या करने ले जा रहे हो ईशा को? विराज ने जलती हुई नजरों से ईशा को देखा और फिर मिस्टर सिंघानिया से कहा, इस किसी सेफ जगह पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि अंश इसे अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बल्कि मुझे खुद इस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि खुद इसका गला दबाकर इसकी जान ले लूं। लेकिन खून का रिश्ता है ना, इसे ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता। पर आज के बाद इसकी आज़ादी जिंदगी भर के लिए खत्म, यही इसकी सजा है। ये अब हमेशा मेरी नज़रों में रहेगी। कहकर विराज ईशा को खींचते हुए अपने साथ ले गया। वहीं मिस्टर सिंघानिया अपना सिर पकड़कर बेबसी से वही सोफे पर ही बैठ गए। एपिसोड 216 बच्चे की जान को खतरा। जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ। एक फार्म हाउस के रूम में एक लड़की रोते हुए चिल्ला रही थी। उसके पास खड़ी एक मेड उसे बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी। प्लीज मैं संभालिए खुद को, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पर वह लड़की सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा निकलो यहाँ से, जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। उस लड़की की हालत देखकर लग रहा था जैसे वह किसी चीज से बहुत डर रही है। आखिरकार हार कर मेड रूम से बाहर आ गई। अंश की गाड़ी उसी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। फार्म हाउस को चारों तरफ से गार्ड हाथों में वेपन्स पकड़े सख्त पहरा दे रहे थे। तभी मेन गेट पर खड़े हुए एक गार्ड ने जल्दी से आकर बड़ा सा मेन गेट ओपन किया तो अंश की गाड़ी मेन गेट के अंदर चली गई। गार्ड ने जल्दी से मेन गेट वापस बंद कर दिया। अंश की गाड़ी मेन एंट्रेंस से थोड़ी दूर पर जाकर रुकी। अंश ने अपनी साइड का डोर ओपन किया और गाड़ी से बाहर आ गया। उसने अपना ब्लेजर ठीक किया और अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। एंट्रेंस के बाहर भी अच्छे खासे गार्ड जमा थे जो बड़ी मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहे थे। देखकर ही लग रहा था जैसे वहां पर इतने गार्ड किसी की प्रोटेक्शन के लिए रखे गए हैं। अंश फार्म हाउस के हॉल में आया तभी एक नर्स भागते हुए अंश के पास आए और घबराई हुई आवाज में कहा, सर, वो उनकी तबीयत फिर से। अंश ने एक नज़र नर्स की तरफ देखा और जल्दी से अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए और एक रूम का डोर ओपन कर अंदर आया। रूम में हल्का सा अंधेरा था। उसकी नज़र बेड पर ही बैठी हुई एक परछाई पर गई जो डरी सहमी सी बेड पर सिकुड़ी हुई बैठी हुई थी। अंश ने अपने कदम बढ़ाकर जल्दी से रूम की लाइट ऑन की। इसी के साथ एक लड़की की डर से भरी हुई आवाज अंश के कानों में आई, लाइट ऑफ, ऑफ करो, ऑफ करो, मुझे रोशनी रोशनी नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है, लाइट ऑफ करो। अंश ने देखा वो लड़की बेड पर डरी सहमी सी अपने चेहरे को अपनी हथेली में ढके हुए डर से कांप रही थी। उसके लंबे बाल जो खुले हुए थे उसकी बैक पर फैले हुए थे और इस वक्त उसने लेमन कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था। अंश ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए और जाकर उस लड़की को जल्दी से अपनी बाहों में भर लिया। अंश की बाहों का स्पर्श महसूस कर उस लड़की का कांपना थोड़ा सा कम हुआ। उसने जल्दी से अंश की कमर में अपनी बाहें लपेटी और कांपती हुई आवाज में बोली, अंश, आप कहाँ चले गए थे? आप मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? आपको पता है ना मुझे कितना डर लगता है। मुझे छोड़कर मत जाया कीजिए, प्लीज मेरे पास रहिए ना। वो लड़की अपनी कांपती हुई आवाज में अंश से शिकायत किए जा रही थी। अंश ने उस लड़की के बालों को सहलाते हुए कहा, हीर, मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए ऑफिस गया था और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया। मैं यही था, तुम सो रही थी तो मुझे लगा मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। ये लड़की कोई और नहीं, हीर थी। हीर ने अपना छोटा सा चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नीली आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, अंश, वो फिर से मैंने वही बुरा सपना देखा। वो बहुत बुरा सपना था, वो गाड़ी, एक्सीडेंट, आग, वो बहुत बुरा सपना था अंश। अंश ने प्यार से हीर के चेहरे को अपने हथेली में थामा और उसके फहद को चूमते हुए कहा, नहीं जान, वो एक बुरा सपना ही था जो बीत गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, बस यही याद रखो और कुछ भी नहीं।
फिर हीर की टमी पर हाथ रखते हुए कहा, और ये याद रखो कि हमारा छोटू सा बेबी तुम्हारी टमी में है। तुम्हारे ऐसे डरने से वो भी तो परेशान हो जाता है ना। हीर ने भी झुककर अपनी टमी की तरफ देखा और फिर अंश की तरफ देखते हुए कहा, आप सही कह रहे हो, पर आप मेरे पास रहा कीजिए। आप जब मेरे पास नहीं होते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कोई मुझे आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। अंश ने गहरी सांस ली और फिर हीर के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता हीर। फिर हीर को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन कहा, और जिसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है उसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें पूरी दुनिया के सामने नहीं ला सकता। तभी हीर ने उसके सीने से लगे हुए ही कहा, अंश, हम घर कब वापस जाएंगे? मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? अंश ने ऐसे ही हीर को अपनी बाहों में भरे हुए ही कहा, जब तक कि मैं तुम्हारे गुनहगार को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं तुम्हें इस दुनिया के सामने नहीं ला सकता हीर, बस कुछ वक्त और। हीर ने रुदे गले से कहा, पर अंश, मेरी फैमिली वाले और तुम्हारी फैमिली वाले कितना परेशान होंगे ना। उन्हें तो लग रहा होगा कि मैं उस हादसे में। अंश ने उसे रोकते हुए कहा, शांत हो जाओ हीर, तुम ऐसा कुछ मत सोचो। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अभी फिलहाल तुम्हें अपनी और हमारे बच्चे की फिक्र करनी चाहिए। बाकी सब कुछ संभालने के लिए मैं हूं ना। अच्छा, तुमने कुछ खाया? तो हीर ने सीधे बैठते हुए कहा, नहीं, वो आप नहीं आए थे ना इसलिए। आपको पता है मैं आपके साथ ही खाना खाती हूँ। तो अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी चेंज करके आता हूँ, फिर दोनों बैठकर खाना खाएंगे। हीर, तुम्हें अपनी दवा भी तो लेनी है ना। हीर ने कहा, ठीक है, आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, मैं मेड से कह देती हूँ, वो खाना ऊपर ही ले आएगी। अंश खड़ा हो गया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हीर ने इंटरकॉम से ही मेड को खाना ऊपर लाने के लिए कह दिया था। उस हादसे ने हीर के दिमाग पर काफी गहरा असर किया था। वह ज्यादातर डरी सहमी रहती थी और अंश को खुद से दूर नहीं जाने देती थी। कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती थी। ये तो अंश को ही पता था कि वो ऐसी सिचुएशन में हीर को कैसे संभाल रहा था। वहीं अंश वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा हुआ भीग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ वॉल पर टिकाए हुए थे और अपनी आंखें बंद की हुई थी। शॉवर का ठंडा पानी अंश के बालों से होते हुए उसकी मस्कुलर बॉडी पर गिर रहा था। इस शॉवर के ठंडे पानी में भी अंश की भीगी हुई बॉडी काफी ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। पानी में भीगते हुए अंश के जहन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। 1 महीने पहले की वो याद भी, जब उसे लगा था कि उसने हीर को हमेशा के लिए खो दिया है। फ्लैशबैक 1 महीना पहले, उस रात विराज के लिए भी अंश को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वक्त अंश पूरी तरह से पागल हो चुका था। हीर के जुदा होने के गम में वो लगातार हीर का नाम लेते हुए चीखे जा रहा था और अपने आदमियों को और विराज को खुद से दूर धकेल रहा था। वो उस गाड़ी के पास जाना चाहता था। उसे कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद थी कि उसकी हीर जिंदा है और वो जाकर अपनी हीर को बचा लेगा। विराज और गार्ड सभी किसी तरह से अंश को रोके हुए थे। अंश ने गुस्से से चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मेरी हीर मुझे बुला रही है, उसे मेरी जरूरत है, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। हीर, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होना दूंगा। विराज ने गुस्से से अंश के फेस पर एक जोरदार चांटा मारा, जिससे कुछ पल के लिए अंश एकदम से ब्लैंक हो गया। विराज ने अंश के चेहरे को थामते हुए कहा, खुद को संभालो अंश, देख रहे हो गाड़ी की हालत, तुम्हें लगता है कि अब हीर। तभी अंश ने गुस्से से विराज को दूर धकेलते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है मेरी हीर को। मेरे दिल की धड़कती हुई हर धड़कन, मेरी चलती हुई सांसें इस बात की गवाह है कि मेरी जिंदगी, मेरी हीर जिंदा है। वो वहां पर। कहते हुए अंश ने एक तरफ देखा। वो आगे कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी बात मुंह में ही रह गई और उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गई। विराज ने जब अंश को एक तरफ इस तरह से देखते हुए देखा तो उसकी नजरें भी खुद ब खुद उस तरफ चली गई। वो भी हैरान हुए बिना ना रह सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है या फिर उसका वहम। वही थोड़ी दूरी पर हीर बेसुध सी हालत में खड़ी हुई अंश को ही देख रही थी। उसे देखकर लग रहा था उसकी हालत बहुत खराब है। उसके सिर से खून बह रहा था। उसके हाथ और बॉडी पर भी जगह जगह चोट के निशान थे और उसे देखकर ही लग रहा था वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही है। फिर भी वो धीमे धीमे कदमों से अंश की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपना एक हाथ अंश की तरफ बढ़ाया हुआ था, जैसे उससे कह रही हो कि मुझे थाम लो अंश।
हीर को इस तरह से देखकर अंश जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा और हीर इससे पहले कि जमीन पर गिरती, अंश ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। हीर, तुम सही हो, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं जानता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हीर ने बहुत ही कमजोर सी आवाज में कहा, अंश, हमारे बच्चे को बचा लो। हीर की बात सुनकर अंश ने हीर के चेहरे को थामा और उसके चेहरे को चूमते हुए कहा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, न तुम्हें कुछ होगा। अंश की आंखों से अब खुशी के आंसू बह रहे थे। कुछ पल पहले तक तो उसे लगा था कि उसने हीर और अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया है, लेकिन हीर को सामने देखकर अंश अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अंश लगातार हीर के चेहरे को चूमे जा रहा था। तभी हीर एकदम से बेहोश हो गई। हीर को बेहोश होता देखकर अंश ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थामा और उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, हीर, क्या हुआ तुम्हें? देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तभी विराज ने जल्दी से अंश के पास आते हुए कहा, अंश, तुम देर मत करो, हीर को हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं पता लगाता हूँ इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है। अंश ने बिना देरी किए झटके से हीर को अपनी गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसने हीर को गाड़ी की बैक सीट पर लेटाया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बस कुछ देर और तुम हिम्मत मत हारना। हम अभी हॉस्पिटल जाते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहकर अंश ने गाड़ी की बैक साइड का डोर बंद किया और जल्दी से ड्राइविंग सीट संभालकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद अस्पताल के ओटी के बाहर अंश बेचैनी से इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वहीं शिवांश कुछ ही दूरी पर खड़े हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। कुछ देर बात करने के बाद शिवांश ने फोन डिस्कनेक्ट किया और अंश की तरफ आते हुए कहा, अंश, हमारे आदमी पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे मेरे एक सोर्स ने बताया है कि इन सब में ईशा का हाथ है। ये सुनकर अंश ने हैरानी से कहा, ईशा सिंघानिया? तो शिवांश ने कहा, हाँ, दरअसल उसने ये काम तुम्हारे ही किसी दुश्मन के साथ मिलकर करवाया है। ये सुनकर अंश का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आई न्यू इट, वो अगर इंडिया वापस लौटी है तो कोई ना कोई कांड जरूर करेगी, पर इस बार वो मेरे हाथों से बचेगी नहीं। पता करो कहाँ है वो। शिवांश ने कहा, अंश, हमारे आदमी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो अंडरग्राउंड हो गई है। तभी औरती का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर एक नर्स के साथ बाहर आई। डॉक्टर को देखकर अंश और शिवांश जल्दी से उनकी तरफ बढ़ गए। अंश ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या हुआ? हीर ठीक तो है ना? और मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर ने थोड़ा सीरियस लहजे में कहा, देखिए, हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने कर ली है। उनके सिर पर काफी गहरी चोट आई है और काफी खून भी बह चुका है, जिससे उनकी और आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर अंश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तो आप क्या कर रही है? मुझे मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों सही सलामत चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसे। अंडरस्को। एपिसोड 217, हर दर्द का हिसाब देना ही होगा। डॉक्टर ने बेचारों वाली नज़र से शिवांश की तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हो कि कुछ बातें हमारे हाथों में नहीं होती है। शिवांश डॉक्टर की मजबूरी समझ रहा था और अंश का दर्द भी, इसीलिए उसने कहा, डॉक्टर आप जाए यहाँ से, मैं इसे समझा दूंगा। डॉक्टर नर्स के साथ वहाँ से चली गई। शिवांश ने अंश को शांत करते हुए कहा, क्या कर रहे हो अंश? वो डॉक्टर भी आखिर एक इंसान है, कोई भगवान तो नहीं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हीर को। अंश ने किसी तरह से खुद को शांत किया और फिर शिवांश से कहा, हीर इस हादसे में बच गई है, इसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। शिवांश ने हैरानी से कहा, मतलब? तो अंश ने शिवांश की आंखों में देखते हुए कहा, हमारे दुश्मन को इसी भ्रम में रहने दो कि उसने मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली और हीर की सेफ्टी के लिए यही बेहतर होगा, वरना वो लोग बार बार ही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, जब तक कि मैं उन्हें ढूंढकर अपने हाथों से सजा नहीं दे देता, तब तक हीर इस दुनिया के सामने नहीं आएगी। शिवांश ने कहा, तो क्या घर पर भी इस बारे में कुछ नहीं बताना? अंश ने कहा, हाँ, घर पर भी इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब कुछ वक्त के लिए सभी को इसी भ्रम में रहने दो कि हीर इस दुनिया में है ही नहीं। वक्त आने पर सभी को सच बता देंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? अंश की बात सुनकर शिवांश सोच में पड़ गया, क्या उसका ये करना सही था? लेकिन हीर की सेफ्टी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते थे। इसके बाद शिवांश ने भी घर पर यही बताया कि उस हादसे में हीर नहीं रही, क्योंकि वो लोग हीर की सेफ्टी को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे। लेकिन राजवीर जी को इस बारे में अच्छे से पता था कि हीर इस वक्त अंश के पास है, और उन्होंने भी इस मामले में चुप्पी साध ली। पूरी दुनिया में ये खबर किसी आग की तरह फैल गई थी कि अंश खुराना की वाइफ एक हादसे में चल बसी।
हीर का परिवार भी इस खबर से पूरी तरह से टूट गया था। दूसरा दिन, अंश हॉस्पिटल के रूम के ग्लास विंडो के पास खड़ा हुआ फोन पर किसी से बात कर रहा था। फोन पर बात करते हुए ही वो सामने की तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सर्द नजर आ रहे थे और वो फोन पर सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अंश ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो उसे पता चला कि हीर धीरे धीरे होश में आ रही है और धीरे से अंश का नाम ही पुकार रही है। अंश ने जल्दी से सामने वाले से कहा, जो कहा है वो करो, बाकी की बात मैं तुमसे बाद में करता हूँ। कहकर अंश ने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट किया और हीर के पास आकर उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ हीर, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम अब सेफ हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। हीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंश के चेहरे को देखकर बहुत ही कमजोर सी आवाज में कहा, अंश, वो सब। अंश ने प्यार से हीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ मत सोचो और वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, तुम अब सेफ हो। हीर ने दोबारा पूछा, अंश हमारा बेबी, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो? तभी अंश ने कहा, डोंट वरी जान, हमारा बेबी भी सेफ है, अब तुम भी स्ट्रेस मत लो, डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। तभी हीर को अपने सिर में दर्द का एहसास हुआ। उसने कराहते हुए अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा। अंश उसके बगल में ही बैठ गया और हीर के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा ना, स्ट्रेस मत लो, अब तुम सिर्फ अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचो, बाकी सब कुछ संभालने के लिए मैं हूं ना। प्रेजेंट टाइम। अंश अपने अतीत से वापस प्रेजेंट टाइम में लौट आया। उसने अपनी आंखें इस समय बंद की हुई थी, जैसे वो अतीत को दोबारा महसूस कर रहा हो। उसने अपने दोनों हाथ अभी भी सामने वॉल पर टिकाए हुए थे। शॉवर का ठंडा पानी उसके सिर के बालों को भिगोता हुआ उसकी पूरी बॉडी से नीचे की तरफ फिसलता हुआ फर्श पर गिर रहा था। कुछ देर बाद अंश ने अपनी आंखें धीरे से खोली। इस वक्त उसकी आंखों के भाव बहुत ही गहरे नजर आ रहे थे। उसने शॉवर बंद किया और अपने दोनों हाथों को अपने बालों में फेरकर अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। फिर अपनी आंखें खोलते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हारे गुनहगारों को ढूंढकर इन हाथों से खत्म नहीं कर देता, उन्हें उनके किए की सजा नहीं दे देता, तब तक मैं तुम्हें इस दुनिया के सामने नहीं ला सकता। हीर, तुम्हारे बर्दाश्त किए एक एक दर्द का हिसाब उन्हें देना होगा। उन लोगों ने अंश खुराना की जान को छूने की और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इतनी आसानी से तो उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अंश चेंज करके वापस रूम के अंदर आया तो हीर वही सोफे पर बैठे हुए जल्दी अंश के आने का इंतजार कर रही थी। खाना आ चुका था और हीर अंश के ही बाहर आने का वेट कर रही थी। अंश जाकर हीर के पास ही बैठ गया और उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, तुमने खाना शुरू क्यों नहीं किया? हीर ने कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे बिना खाने की आदत नहीं है। तो अंश ने हीर की नोच-पिंच करते हुए कहा, पर बेबी, तुम्हें इस वक्त हमारे बच्चे के बारे में पहले सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को ज्यादा देर तक भूखा रहना पड़े। अंश बात करते हुए ही एक प्लेट में अपने लिए खाना सर्व करने लगा। फिर अपनी एक हाथ से ही हीर को खाने की बाइट खिलाने लगा। हीर ने कहा, तुम भी तो खाना खाओ ना। तो अंश ने कहा, तो तुम खिलाओ मुझे अपने हाथ से। हीर ने कहा, ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें तो मेरे हाथ से खाना पसंद है ना। हीर ने मुस्कुराते हुए एक बाइट लेकर अंश की होठों की तरफ बढ़ा दिया। अंश ने हीर की आंखों में देखते हुए उस बाइट को खा लिया, लेकिन खाते हुए उसके होंठ हीर की उंगलियों को टच कर गए, जिस वजह से हीर ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। अंश ने ऐसा जानबूझकर किया था, इसीलिए हीर का गुलाबी पड़ता चेहरा देखकर अंश मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे मेरे सामने मत शर्माया करो हीर, क्योंकि फिर मैं खाना नहीं सीधा तुम्हें ही खाऊंगा। हीर ने शर्माते हुए कहा, तो फिर ऐसी हरकत क्यों करते हैं? अंश अक्सर जानबूझकर हीर को ऐसे ही परेशान किया करता था। अंश का एक हाथ हीर की कमर पर था। उसने हीर की कमर को बहुत ही सॉफ्टली रब करते हुए कहा, क्योंकि मुझे मेरी बीवी का शर्माता हुआ फेस और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो हीर ने हल्की सी आह के साथ अपने गाल पर हाथ रखा और हैरानी से अंश की तरफ देखा। अंश उसकी आंखों में देखते हुए ही अपना हाथ हीर की कुर्ती के अंदर डालकर उसकी सॉफ्ट कमर को बहुत ही प्यार से सहला रहा था, इसलिए हीर को गुदगुदी का एहसास हो रहा था। उसने अपनी बाहें अंश के गले में लपेटी और अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मत करो ना, हमेशा मुझे परेशान करते हैं। अंश ने भी हंसते हुए कहा, क्योंकि हीर मेरा हक है तुम्हें परेशान करने का। तुम्हें मेरे अलावा और कोई परेशान नहीं कर सकता, हमारा बच्चा भी नहीं। ये सुनकर हीर ने सिर उठाकर अंश की तरफ देखते हुए कहा, हमारा बच्चा भी नहीं? क्या तुम हमारे बच्चे से भी जेलस फील करते हो? तो अंश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, मैं अपने बेबी से जेलेसी फील नहीं कर रहा हूँ। बस मैं हक की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हक तुम पर मेरा और सिर्फ मेरा बनता है, और किसी का नहीं, यहाँ तक कि तुम्हें परेशान करने का भी नहीं।
अगर मेरे बेबी ने भी तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे भी पनिश करूंगा। आप मेरे लिए हद से कहीं ज्यादा पजेसिव हैं। हीर ने स्माइल करते हुए कहा। तो अंश ने एटीट्यूड के साथ कहा, यस आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट यू, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट माई लव, यू आर माई पैशन, यू आर माई ऑब्सेशन। हीर, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती हो। कहकर अंश ने हीर को अपने सीने से लगा लिया और उसकी बैक को रब करते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो मैं तुमसे भी बगावत कर जाऊं। तो इस दुनिया के तो कहने ही क्या हैं। कहते हुए अंश की आंखों के भाव बहुत ही ज्यादा गहरे हो गए। फिर उसने मन ही मन कहा, जिसने भी मुझसे मेरा इश्क दूर करने की कोशिश की है, अब वो अंश के कहर से बच नहीं पाएगा। बहुत जल्द उसकी गर्दन मेरे हाथों में होगी, चाहे वो कोई भी हो। अंश की आंखों के भाव एकदम से खतरनाक नजर आने लगे। वहीं हीर आंखें बंद करके अंश के सीने से लगी हुई थी। अंश के सीने पर सिर रख उसे काफी सुकून फील होता था। जहां कुछ महीने पहले तक हीर के लिए अंश खुराना खौफ का दूसरा नाम था, वहीं अंश खुराना आज की तारीख में हीर के लिए उसका सुकून था। अंश की बाहों में हीर खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती थी। इतने वक्त बाद भी हीर के दिमाग से उस हादसे की खौफनाक यादें जा नहीं रही थी। अंश के दूर जाते ही हीर पैनिक होने लगती थी। उसे वही सब दोबारा याद आने लगता था। इसी वजह से अंश पूरी कोशिश करता था कि वो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वक्त हीर के साथ बिताए। अंश ने इस फार्म हाउस की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट रखी हुई थी। वैसे भी ये फार्म हाउस शहर से काफी दूर था। अंश ने हीर की देखभाल के लिए नर्स भी हायर की हुई थी और एक पर्सनल डॉक्टर हमेशा ही उस फार्म हाउस में मौजूद रहती थी, ताकि जब भी हीर को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो डॉक्टर तुरंत ही अवेलेबल हो जाए। हालांकि वह डॉक्टर और नर्स फार्म हाउस के बाहर बने आउट हाउस में रहा करते थे। अंडस को स्वर्णा जी हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। तभी शिवांश, जो कुछ देर पहले ही वहां आया था, वो स्वर्णा जी के पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ मॉम? इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? स्वर्णा जी ने एक नज़र शिवांश की तरफ देखा और कहा, अंश खुराना मेंशन क्यों नहीं आता है? कहाँ रहता है वो आजकल? शिवांश ने कहा, मॉम, वो काम की वजह से आजकल अपने मेंशन में ही रहता है। स्वर्णा जी ने कहा, मुझसे झूठ मत बोलो शिवांश। जानती हूँ हीर के जाने के बाद अंश बुरी तरह से टूट गया है, पर इस वक्त उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। ऐसे अकेले रहकर वो कैसे दुख से बाहर निकल पाएगा? मुझे उसकी चिंता होती है बेटा। स्वर्णा जी ने परेशान होते हुए कहा। तो शिवांश ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। दरअसल अंश ने खुद को अपने काम में पूरी तरह से डुबो लिया है, इसीलिए वो ज्यादातर अपने मेंशन में ही रहता है। स्वर्णा जी ने कहा, वो मेरे फोन का भी रिस्पांस नहीं करता है। एक बार तुम लोग अपनी माँ के बारे में तो सोच लिया करो कि कितनी फिक्र होती है मुझे तुम लोगों की। तभी राजवीर जी ने वहां आते हुए कहा, क्या हुआ स्वर्णा? क्यों इतना भड़क रही हो? स्वर्णा जी ने रुआसा होते हुए राजवीर जी की तरफ देखा और कहा, मैं भड़क रही हूँ? एक माँ का दुख और दर्द आपको गुस्से से भड़कना नजर आता है राजवीर जी? राजवीर जी ने एक नज़र शिवांश की तरफ देखा और उसे आंखों से ही वहां से जाने का इशारा किया। शिवांश राजवीर जी का इशारा समझ गया और फिर स्वर्णा जी से कहा, मॉम, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आपसे मिलकर आकर मिलता हूँ। राजवीर जी स्वर्णा जी के पास बैठते हुए बोले, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था स्वर्णा। तुम जानती हो कि इस वक्त अंश पर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। हीर का अचानक से ऐसे चले जाना अंश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहता है तो उसे रहने दो ना। दरअसल राजवीर जी अच्छे से जानते थे कि हीर जिंदा है और अंश के पास है, और अंश ने हीर की सिक्योरिटी के लिए ही उसे पूरी दुनिया के सामने दे डिक्लेयर किया था। और राजवीर जी से ये बात छिपी नहीं थी कि हीर पर इस वक्त कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए उन्होंने भी अभी तक मेंशन में किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि हीर अब सेफ है और अंश के पास है। अंडस्को एपिसोड 218, दर्द का हिसाब देना होगा। स्वर्णा जी ने आंखों में नमी लिए राजवीर जी की तरफ देखा और कहा, अंश पर दुखों का पहाड़ टूटा है राजवीर जी, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन हीर को मैंने भी अपनी बेटी की तरह माना था। क्या मुझे हीर के जाने का दुख नहीं है? क्या उसके माँ बाप जिनकी जान बसती थी हीर में, क्या वो कम दुखी हैं? बताए राजवीर जी, हम सभी हीर का परिवार थे और हीर को बहुत प्यार करते थे। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हम सभी कितना ज्यादा हीर की कमी को महसूस करते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि अंश इस तकलीफ को अकेले ही बर्दाश्त ना करे। वो हमारे साथ रहे, क्योंकि दुख में सिर्फ उसका परिवार ही उसका साथ दे सकता है, और उसे दुख से उभरने की हिम्मत भी।
राजवीर जी स्वर्णा जी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, रोना बंद करो स्वर्णा, और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि कुछ वक्त अंश को दो ताकि वो थोड़ा संभल सके। स्वर्णा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ वक्त और देखती हूँ। अगर अंश खुद को संभाल पाया तो ठीक है, वरना मैं खुद जाऊंगी और अंश की कान पकड़कर उसे यहाँ लेकर आऊंगी। राजवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और उसे यहाँ लेकर आऊंगा। अब तो खुश? स्वर्णा जी ने रुआसा होते हुए कहा, कैसे खुश हो सकती हूँ मैं राजवीर जी। एक तरफ मेरा बेटा मेहमानों की तरह घर में आता है और कब चला जाता है पता नहीं चलता, और मेरी हीर, जिसे मैं अपनी बेटी की तरह मानती थी, ऐसे अचानक से उसके साथ वो हादसा। कहते हुए उनका गला रुंध गया। राजवीर जी काफी देर तक स्वर्णा जी को समझाते रहे और फिर उन्हें उनके रूम में भेज दिया। राजवीर जी स्टडी रूम में आए और अपने फोन से एक नंबर डायल किया और अपने कान पर लगाते हुए कहा, कुछ पता चला? तो सामने से कहा गया, बॉस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने शिवांश सर को दे दी है, शायद उस जरिए हम उन गुनाहगारों को ढूंढ पाएं। राजवीर जी ने कुछ सोचने के बाद कहा, मिस्टर सिंघानिया के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। सामने से कहा गया, ठीक है बॉस, मैं कल ही आपकी मीटिंग मिस्टर सिंघानिया से करवाता हूँ। राजवीर जी ने फोन को वापस डेस्क पर रखा और अपनी रोलिंग चेयर पर लीन होते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारी बेटी ने जो किया है ना सिंघानिया, उसकी कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ, तुम्हारी बेटी बिना तुम्हारी हेल्प के कभी भी इस काम को अंजाम नहीं दे पाती। राजवीर खुराना आज भी वही राजवीर है सिंघानिया, जो सिर्फ अपने दुश्मनों को खत्म नहीं करता है बल्कि उनके साथ पुश्ते मिट्टी में मिलाकर रख देता है। दरअसल खुराना फैमिली सिर्फ एक बिजनेस फैमिली नहीं थी। राजवीर खुराना अपने वक्त का एक माना हुआ माफिया किंग था। अब अंश उनकी जगह माफिया किंग की पोजीशन को संभाल रहा था। अंश की कुर्सी संभालते ही राजवीर खुराना ने माफिया वर्ल्ड से एक दूरी बना ली थी, क्योंकि अंश अपने काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था, और वक्त के साथ अंश ने अपनी पावर भी काफी हद तक बढ़ा ली थी। हाँ, लेकिन अंश को कंट्रोल करना कभी कभी राजवीर जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज भी माफिया वर्ल्ड में राजवीर खुराना के नाम का सिक्का चलता था, और राजवीर खुराना के कारनामे के किस्से आज भी लोग याद करते थे कि अपने वक्त में राजवीर खुराना खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। वो अपने दुश्मनों को बहुत बेरहमी से मौत के घाट उतारता था। अंश खुराना इस मामले में बिल्कुल अपने डेड पर ही गया था। वही एग्रेशन, वही गुस्सा, वही एटीट्यूड, बल्कि कहा जाए कि अंश राजवीर खुराना से 2 कदम आगे ही था। शिवी अपने सामने रखे फोन को एकटक देखे जा रही थी। शिवांश रूम के अंदर आया और जब उसने शिवी को अपने फोन को इस तरह से देखते हुए देखा तो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ, और फोन को ऐसे क्यों देख रही हो? शिवी ने अपने फोन से नजर हटाकर शिवांश की तरफ देखा और कहा, आज फिर से उनका फोन आया था शिवांश। शिवांश ने अपनी आंखें छोटी कर उससे पूछा, किसका? फिर उसने थोड़ा गुस्से से कहा, वो बार बार तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? शिवी ने जब देखा कि शिवांश गुस्से में आ रहा है तो उसने उसे शांत करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उनके सारे मंसूबे समझती हूँ, लेकिन वो जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं भी अब वो शिवी नहीं रही शिवांश जो उनकी बातों में आ जाती थी। उनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। तो शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी बीवी एकदम डेंजरस मोड में आ गई है। वो इंटरेस्टिंग। तो शिवी ने कहा, तो क्या करूं, मेरा हस्बैंड इतना डेंजरस है तो थोड़ा बहुत असर तो मुझ पर आएगा ही ना। शिवांश ने हंसते हुए कहा, तो चलो, मेरे साथ रहने से कुछ फायदा तो हुआ। वैसे बताओ, तुमने दवाइयाँ खा ली ना अपनी? शिवी ने कहा, हाँ बाबा, ले ली, आप चिंता मत कीजिए। फिर कुछ सोचते हुए कहा, शिवांश, मुझे आपसे कुछ पूछना था। शिवांश, जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था, वो रुक गया और पलटकर शिवी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। शिवी बेड से खड़ी हुई और शिवांश के सामने आकर उससे बोली, शिवांश, अंश मेंशन क्यों नहीं आ रहे हैं? शिवांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका रीजन बता चुका हूं ना शिवी, बार बार ये सब क्यों? शिवी शिवांश के पास आते हुए बोली, मैं बस यही कह रही थी कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, ऐसे अकेले नहीं। तो शिवांश ने कहा, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो शिवी, हमारे बच्चे के बारे में सोचो। शिवी ने उदास होते हुए कहा, शिवांश, मैं हीर को बहुत मिस कर रही हूँ। शिवांश ने कहा, शिवी, हीर को हम सभी बहुत मिस कर रहे हैं, पर डोंट वरी, सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो शिवी उदासी भरी नजरों से शिवांश को देखते हुए कहा, कैसे ठीक होगा शिवांश? हमारी हीर कभी लौट कर नहीं आएगी, और इस कमी के साथ हमें पूरी जिंदगी जीना है।
शिवांश ने अब शिवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कहा ना, ज्यादा मत सोचो। और वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता है शिवी, धीरे धीरे कर सब ठीक हो जाएगा। शिवी कुछ और भी पूछने वाली थी, उससे पहले ही शिवांश वॉशरूम के अंदर घुस गया। दरअसल वो जानता था कि शिवी के सवाल का उसके पास फिलहाल तो कोई जवाब नहीं है, और वो जितना इस बारे में शिवी से बात करेगा, शिवी के सवाल उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। शिवांश को इस तरह से जल्दी से वॉशरूम में जाते देखकर शिवी ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शिवांश मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जब भी मैं हीर के बारे में शिवांश से बात करती हूँ अक्सर ये मुझसे नजरें चुरा लेते हैं। फिर उदासी से सोफे पर बैठते हुए बोली, हीर प्लीज वापस लौट आओ, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं तो तुम्हें ये गुड न्यूज़ भी नहीं सुना पाई कि शिवांश और मैं पेरेंट्स बनने वाले हैं। अंदस को स्वर्णा अकेडमी सिम्मी अकेडमी के गार्डन में एक बेंच पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि तभी एक लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सिम्मी तुम यहाँ हो, और मैं तुम्हें पूरे अकेडमी में ढूंढ रही थी। सिम्मी ने सिर टेढ़ा करके पीछे की तरफ देखा, फिर कहा, सपना तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, क्या हुआ है। सपना आकर सिम्मी के बगल में ही बैठ गई और बोली, अरे तुम्हें पता है ना कि 1 महीने बाद हमारे कॉलेज के डांस फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं, तुम भी तो उसमें पार्टिसिपेट ले रही हो ना। सिम्मी ने बेमन से कहा, नहीं मेरा कोई मन नहीं है। फिर मन ही मन कहा, पार्टिसिपेट लेने कहाँ, आगे हीर होती तो मैं ऐसा जरूर करती। सपना ने कहा, ये क्या बात हुई सिम्मी, तुम हमारे एकेडमी की सबसे अच्छी डांसर हो और तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगी। सिम्मी ने कहा, मैं नहीं सपना, हीर इस अकादमी की सबसे अच्छी डांसर थी। सपना साफ देख पा रही थी कि सिम्मी थोड़ी सी उदास है। उसने कहा, हाँ बाबा ठीक है, समझ गई। वैसे तुमने सच कहा, हीर वाकई में बहुत अच्छी डांसर थी। काश कि उसके साथ वो हादसा ना हुआ होता, काश वो अभी भी हम सबके साथ होती। सिम्मी ने खड़े होते हुए कहा, सपना मैं वापस घर जा रही हूँ, आज मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं है। सपना ने भी खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ सिम्मी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सिम्मी ने कहा, हाँ तबीयत ठीक है, पर आज मैं हीर को बहुत मिस कर रही हूँ। सपना समझ सकती थी क्योंकि जब से हीर के डेथ की खबर आई थी तब से ही वो नोटिस कर रही थी कि सिम्मी बहुत उदास रहने लगी है, क्योंकि सिम्मी ज्यादातर वक्त हीर के साथ ही बिताया करती थी। सपना ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है तुम घर जाओ, मैम से मैं बात कर लूंगी। सिम्मी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से निकल गई। सिम्मी अपनी गाड़ी में आकर बैठी ही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। सिम्मी ने फोन पिक करके कान पर लगाया और कहा, मॉम क्या हुआ। सामने से स्वर्णा जी ने कुछ कहा तो सिम्मी ने कहा, ठीक है मॉम, मैं थोड़ी देर में घर ही आ रही हूँ। कहकर सिम्मी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। सिम्मी अभी कुछ दूर तक पहुंची थी कि तभी उसे झटके से ब्रेक लगानी पड़ी। दरअसल सिम्मी कार ड्राइव करते वक्त भी कुछ सोच रही थी, इसलिए उसका ध्यान सामने की तरफ नहीं था। तभी सामने से आई गाड़ी को देखते ही सिम्मी को तुरंत ही ब्रेक लगानी पड़ी। सामने की गाड़ी में बैठे हुए शख्स ने भी एक झटके से ब्रेक लगाए और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आया। सिम्मी ने जब बाहर आ रहे शख्स की तरफ देखा तो अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, ओ गॉड, अब ये मेरा आधा घंटा बर्बाद करेगा। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आ गई। उसके सामने कोई और नहीं निखिल था, जो गुस्से से पहले अपनी गाड़ी की तरफ देख रहा था और फिर सिम्मी की तरफ। दरअसल सिम्मी ने वक्त पर ब्रेक तो लगा दी थी, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी निखिल की गाड़ी से टकरा गई थी। सिम्मी ने निखिल की गाड़ी की तरफ देखा और फिर निखिल से कहा, सॉरी, वो बस गलती से हो गया। निखिल को इस बात की बड़ी हैरानी हुई कि सिम्मी ने बिना किसी आर्गुमेंट के अपनी गलती मान ली थी। उसने गौर से सिम्मी के चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। सिम्मी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, और मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं चलती हूँ। कहकर सिम्मी वापस गाड़ी में बैठी रही थी कि निखिल ने उसे रोकते हुए कहा, सिम्मी आर यू ओके। निखिल साफ देख रहा था कि इस वक्त सिम्मी बहुत उदास है। उसने दोबारा रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, सिम्मी प्लीज देखो, हम लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेंगे, अभी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिम्मी ने बेमन से कहा, ठीक है निखिल, चलो। निखिल ने उसे अपनी गाड़ी में चलने के लिए कहा तो सिम्मी जाकर उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई और निखिल भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने एक नज़र सिम्मी की तरफ देखा जो विंडो से बाहर देख रही थी। फिर निखिल ने गाड़ी स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद निखिल और सिम्मी दोनों ही एक कैफे में बैठे हुए थे। सिम्मी कॉफी की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी।
दोनों को यहाँ आए करीब 15 मिनट का वक्त बीत चुका था, पर सिम्मी इस दौरान एक शब्द भी नहीं बोली। निखिल ने कहा, क्या हुआ है? बोलो, तुम मुझे बहुत उदास नजर आ रही हो। सिम्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं निखिल, बस मुझे हीर की याद आ रही थी। निखिल ने कहा, हाँ, मैंने सुना था हीर के बारे में। दरअसल मैं 2 दिन पहले ही इंडिया वापस लौटा हूँ, तब मुझे पता चला कि हीर के साथ क्या हुआ है। पर सिम्मी, ऐसे उदास होने से हीर वापस तो नहीं आ जाएगी ना? सिम्मी ने कहा, जानती हूँ निखिल कि मेरे ऐसे उदास होने से हीर वापस नहीं आएगी, पर क्या करूं यार, तुम्हें पता है हीर प्रेग्नेंट थी। सिम्मी की बात सुनकर निखिल ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? हीर प्रेग्नेंट थी? तो सिम्मी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ निखिल, तुम्हें पता है हीर इस न्यूज़ से बहुत खुश थी, और हम दोनों घंटे बैठकर आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे प्लान करते थे कि जब वो आएगा तो हम क्या क्या करेंगे। लेकिन वो सारे सपने चकनाचूर हो गए, सब कुछ बिखर गया निखिल। अंडरस्को क्या सुधर रहे हैं निखिल और सिम्मी के रिश्ते? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 219। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुम ईशा से बात। अपनी बात कहते हुए सिम्मी का गला रुंध गया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो विंडो के बाहर की तरफ देखने लगी, जैसे अपनी आंखों की नमी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। निखिल ने सिम्मी के हाथ पर अपना हाथ रखा तो सिम्मी की नज़र अपने हाथ पर गई और फिर निखिल की तरफ। निखिल ने कहा, डोंट बी सैड, जानता हूँ इस वक्त तुम सब पर क्या बीत रही होगी। हीर वाकई में बहुत प्यारी लड़की थी। मैं उससे सिर्फ 1 या 2 बार ही मिला, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। सिम्मी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो निखिल, हीर न सिर्फ एक अच्छी भाभी थी, मेरे लिए सबसे अच्छी दोस्त भी थी। निखिल ने कुछ सोचते हुए कहा, सिम्मी, तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। सिम्मी ने कहा, बोलो, अगर बुरा मानने वाली बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी। तो निखिल ने हंसते हुए कहा, अरे बात नॉर्मल ही है, मुझे पता है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो सिम्मी ने कहा, फिर कहा क्यों? निखिल ने हंसते हुए कहा, बस ऐसे ही, देख रहा था कि तुम क्या जवाब देती हो। तो सिम्मी ने अब चिढ़ते हुए कहा, अब बोलो भी, क्या कहना है? तो निखिल ने कहा, मैं सोच रहा था कि लड़ाई झगड़ा हम दोनों ने बहुत कर लिया, क्यों ना अब हम लोग अच्छे दोस्त बन जाएं। सिम्मी ने कहा, तुम सही कह रहे हो निखिल, हम बेमतलब ही एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। वैसे मैंने देखा है तुम बहुत अच्छे दोस्त साबित हो सकते हो। तुमने रिया के साथ दोस्ती निभाई और शिवी के साथ भी, तो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त साबित हो सकते हो। निखिल ने हंसते हुए कहा, शिवी के साथ तो दोस्ती निभाई पर रिया के साथ निभाई, ये तुम नहीं कह सकती हो। सिम्मी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मतलब? तो निखिल ने हंसते हुए कहा, दरअसल रिया ने जो विराज के साथ शादी की है उसमें भी कहीं ना कहीं मेरा ही फॉल्ट था। सिम्मी ने हैरानी से कहा, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? निखिल ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, अगर मैं रिया को उस वक्त अपनी कंपनी में जॉब दे देता तो रिया को विराज की कंपनी में जॉब नहीं करनी पड़ती। उसके बाद भी अगर मैं रिया को रहने की जगह दे देता तब भी शायद उसे विराज के साथ नहीं रहना पड़ता। ना वो विराज के यहाँ नौकरी करने जाती और ना ही आगे चलकर विराज उससे शादी करता। तो कहीं ना कहीं हुआ ना मेरा फॉल्ट। ये सुनकर सिम्मी ने हैरानी और गुस्से वाले मिले जुले भाव के साथ कहा, तुम तो बड़े कमीने वाले दोस्त निकले निखिल। तो निखिल ने भी स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये भी मेरी दोस्ती की एक क्वालिटी है। तो सिम्मी ने निखिल के हाथ पर टैप करते हुए कहा, पर ये फॉल्ट कभी मेरे साथ मत करना वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। तो निखिल ने बड़ी ही अदा के साथ अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ये गुस्ताखी तो मैं कभी करने की सोच भी नहीं सकता, वरना तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगी, सीधा मेरा मर्डर ही कर दोगी। निखिल ने जिस तरह से ये बात कही थी सुनकर सिम्मी को बड़ी हंसी आई। वहीं सिम्मी को हंसते देखकर निखिल भी अब मुस्कुराए बिना ना रह सका। आखिर वो सिम्मी का मूड ठीक ही तो करना चाहता था। अब सिम्मी अपनी सारी उदासी भूलकर उसके सामने बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी, और उसका मूड भी अब काफी हद तक ठीक हो गया था। अंडस्को विराज का मेंशन। विराज अपनी रोलिंग चेयर बैठे हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था, तभी रिया ने धीरे से रूम का डोर ओपन किया और अंदर चली गई। अंदर आते वक्त उसने जरा सी भी आवाज नहीं की थी और वो सधे कदमों से विराज की चेयर की तरफ बढ़ रही थी। विराज की चेयर दूसरी तरफ रोल थी, जिस वजह से विराज ने रिया को अंदर आते हुए नहीं देखा। विराज फोन पर किसी से बात कर रहा था। तुम्हें अभी मैंने बाहर आने के लिए नहीं कहा है, जहां छुपने के लिए कहा है, चुपचाप वहीं छिपी बैठी रहो। तुम समझ नहीं सकती हो कि अंश इस वक्त कितने ज्यादा गुस्से में है। अगर अंश को तुम्हारा पता चल गया ना ईशा, तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि वो तुम्हारा क्या करेगा।
रिया, जो एक प्रैंक करने के लिए विराज के केबिन में आई थी, जैसे ही उसने विराज के मुंह से ईशा का नाम सुना, उसके कदम जहां थे वहीं थम गए। वो मन ही मन बोली, ईशा, इसका मतलब विराज जानता है कि ईशा कहाँ है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उस चुड़ैल की वजह से आज हमारी हीर हमारे साथ नहीं है, और विराज जानते बूझते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रहा है। वो इससे पहले कि विराज की तरफ कदम बढ़ाती, तभी उसके दिमाग घंटी बजी। रिया, क्या कर रही है तू? अगर तूने अभी विराज से उलझने की कोशिश की, तो हो सकता है कि विराज ईशा को कहीं और छुपने के लिए कहे। ऐसे तो हम लोग इस चुड़ैल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिलहाल खुद को शांत रख और पूरी तरह से अनजान बनने की कोशिश कर। विराज को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने इसकी बात सुन ली है। अब तो मैं खुद ईशा का पता लगाऊंगी कि आखिर वो चुड़ैल कहाँ छुपी रहती है। तभी विराज ने फोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी चेयर जैसे ही रोल की, रिया जल्दी से कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगी। लेकिन इससे पहले कि विराज की नज़र उस पर पड़ती, रिया जल्दी से आकर एक सोफे के पीछे छुप गई। विराज ने अपने आसपास देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर अभी कोई था। वहीं रिया ने विराज की आवाज़ सुनी तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। हे भगवान, कहीं इसे शक तो नहीं हो गया ना कि मैं इसी रूम में थी। और अगर इसे शक हो गया कि मैंने इसकी बात सुन ली है, पक्का कहीं ये मुझे मारकर कहीं दफन ना कर दे। प्लीज़ भगवान जी, मुझे बचा लो। प्लीज़ 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 प्लीज़। रिया कसकर आंखें बंद किए हुए अपने जितने भी देवी देवता थे सभी को याद कर रही थी। तभी विराज की नज़र एक ग्लास वॉल पर गई। उसमें रिया के नजर आ रहे रिफ्लेक्शन को देखकर विराज ने अपनी आंखें छोटी की और खड़े होते हुए ऑर्डर वाली टोन में कहा, जहां छिपी हुई हो चुपचाप मेरे सामने आओ। रिया, जो मन ही मन भगवान को याद कर रही थी, उसने झटकी से अपनी आंखें खोली। कहीं उन्होंने मुझे देख लिया क्या? नहीं, नहीं देखा होगा, भला कैसे देखा होगा। मैं तो उनके देखने से पहले ही छुप गई थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा, ये सिर्फ चांस मार रहे हैं। तभी विराज ने दोबारा कहा, मैंने कहा सोफे के पीछे से निकलकर मेरे सामने आओ। अब तो ये सुनकर रिया की शक्ल रोने जैसी हो गई। हे भगवान, मैं पकड़ी गई। उन्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? अब तो उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो रोने वाली शक्ल बनाए धीरे से सोफे के पीछे से अपना सिर निकालकर विराज की तरफ देखने लगी। विराज उसे गुस्से से देख रहा था, तो रिया ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों याद कर रहे हो? विराज ने कहा, मेरे सामने आकर खड़ी हो। रिया ने कहा, नहीं, वो मेरा यहाँ कुछ खो गया है तो मैं वही ढूंढ रही थी। बाकी तुम अपना कंटिन्यू करो। विराज ने इस बार तेज आवाज में कहा, चुपचाप यहाँ आ रही हो या मैं वहाँ आऊँ? विराज की धमकी ही सुनाई दी थी कि रिया जल्दी से सीधी खड़ी हुई और भागकर विराज के सामने आकर खड़ी हो गई। विराज ने कहा, यहाँ खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही थी? तो रिया ने कहा, बातें? कौन सी बातें? मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। क्या तुम किसी से बात कर रहे थे? मैंने कहा ना, मैं तो यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। विराज ने उसे शक भरी नज़र से देखते हुए कहा, झूठ बोल रही हो ना? तुम यहाँ मेरी बातें ही सुनने आई थी। बोलो, क्या सुना है तुमने? तो रिया ने अनजान बनते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, सच्ची। फिर आसपास देखते हुए कहा, क्या तुम यहाँ किसी से बात कर रहे थे? रिया की एक्टिंग देखकर विराज थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि वाकई में इस लड़की ने कुछ नहीं सुना है या सिर्फ ड्रामा ही क्रिएट कर रही है। विराज ये तो अच्छे से जानता था कि उसकी बीवी एक नंबर की नौटंकी है, और एक्टिंग भी बिल्कुल ऐसे करती है कि बड़े बड़े एक्टर भी फेल हो जाए। विराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। अब जाओ यहाँ से। अब बिना मेरी परमिशन के इस रूम में मत आया करो। रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ हेलो विराज सिंघानिया, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी बीवी हूँ, तो इस मेंशन पर मेरा भी हक है, इसलिए मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ और जहाँ से भी आऊँ, समझे? विराज ने उसके और करीब जाते हुए कहा, एक बार फिर ये डायलॉग मारना जरा। विराज के पास आते ही रिया 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, अरे तुम तो सीरियस ही ले गए। मैं तो मजाक कर रही थी। कभी कभी बातों को मजाक में लेना चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। कहकर रिया वहां से भागने ही वाली थी कि विराज ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोकते कहा, अपनी बात से मुकर क्यों रही हो? एक बार फिर बोलना। क्या कह रही थी तुम? विराज के पास आने से रिया अपने कदम पीछे लेने लगी और अपना सलाइवा गटकते हुए बोली, वही जो तुमने सुना। ये मेंशन मेरा भी है, और मैं जब मर्जी आए कहीं भी जा सकती हूँ। विराज ने अपने कदम बढ़ाने बंद नहीं किए, इस वजह से रिया अपने कदम पीछे लेती जा रही थी। विराज ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तो रिया विराज सिंघानिया,
इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि बिना परमिशन इस स्टडी रूम में नहीं आओगी, तो मतलब नहीं आओगी। और ये बात अपने छोटे से दिमाग में डाल लो, जिसका इस्तेमाल तुम अक्सर बहुत कम ही करती हो। ये बात सुनकर रिया ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं दिमाग से काम नहीं लेती हूँ? विराज ने भी अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब यही था। रिया के पास अब पीछे जाने की और जगह नहीं बची थी, क्योंकि पीछे की तरफ अब सोफा आ गया था। इस वजह से रिया धम्म से सोफे पर ही बैठ गई। विराज ने अपना एक पैर रिया के बगल में सोफे पर रखा और अपनी एक बांह घुटने पर टिकाते हुए रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, आइंदा से मेरी बात ना मानने की गलती दोबारा मत करना, समझी? और ये उल्टे जवाब देना बंद कर दो रिया, वरना। कहते हुए विराज ने रिया की चिन पर उंगली रख उसका चेहरा ऊपर किया, तो रिया ने भी झटके से उसका हाथ अपनी चिन से हटाते हुए कहा, वरना? वरना से तुम्हारा क्या मतलब है विराज सिंघानिया? देखो, तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत किया करो, वरना तुम्हारी तो मैं। पाउटिंग कैट फेस रिया कुछ कहती, उससे पहले ही विराज ने रिया के जबड़े को कसकर पकड़ा और कहा, वरना क्या करोगी तुम रिया? रिया को अब विराज पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो भी जानती थी कि विराज के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली। फिर विराज ने पूछा, अच्छा वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि तुमने क्या सुना? विराज के ये पूछते ही रिया ने हड़बड़ाकर अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैंने क्या सुना? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। मैंने कहा ना कि मैं तो अपना फ़ोन ढूंढने आई थी। विराज ने रिया के हाथ में पकड़े हुए फ़ोन की तरफ देखा और कहा, जो फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे ढूंढने के लिए यहाँ स्टडी रूम में चली आई। अब रिया ने कसकर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, रिया, कोई ढंग का बहाना सोच यार, वरना ये डेविल तुझे कच्चा चबा जाएगा। तभी रिया ने मन ही मन कहा, तुझे डरने की क्या जरूरत है? मुझे अच्छे से याद है, विराज ईशा से ही बात कर रहा था। अब इस बात से रिया को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अब पलटकर विराज से सवाल पूछते हुए कहा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम ईशा से बात कर रहे थे ना? ये सुनकर विराज के चेहरे की एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए, लेकिन जल्दी उसने अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है रिया, मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि ईशा है कहाँ। रिया ने अब विराज को खुद से दूर किया और खड़े होते हुए कहा, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो विराज, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुम ईशा से बात कर रहे थे। अंडरस्को क्या विराज रिया के सामने इस बात को कबूल करेगा कि वो ईशा के बारे में जानता है? सच जानने के बाद क्या होगा रिया का रिएक्शन, जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 220, अंश की फर्स्ट प्रायोरिटी हीर। विराज रिया से थोड़ा दूर हुआ और उसकी तरफ पीठ करते हुए कहा, तुम अभी यहाँ से जाओ, पता नहीं क्या बकवास किए जा रही हो। रिया विराज के सामने आकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गौर से देखते हुए बोली, तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है विराज कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम जानते हो ना ईशा कहाँ है और तुम उसके कांटेक्ट में भी हो, तुम सब जानते हुए ईशा को छिपा क्यों रहे हो? विराज ने अब रिया की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ और बेहतर होगा तुम इन सब मामले से दूर रहो। कहकर विराज ने डेस्क पर रखी अपनी गाड़ी की चाबी उठाए और जैसे ही वहां से जाने लगा, रिया जल्दी से भागकर विराज के सामने आकर खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोकते हुए बोली, जवाब तो तुमसे मैं लेकर रहूंगी और ऐसे तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। बताओ कहाँ है वो? विराज अब रिया के सवालों से इरिटेट हो रहा था। उसने अब गुस्से से रिया को साइड में धकेलते हुए कहा, शट अप रिया, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? विराज के ऐसे धकेलने से रिया खुद को संभाल नहीं पाए और वहीं रखे टेबल से टकराकर गिर गई। रिया को ऐसे गिरते देखकर विराज की आंखें एकदम बड़ी हो गई और वो घबराते हुए बोला, रिया। रिया दर्द से कराहते हुए अपने हाथ को सहला रही थी। विराज ने उसकी चोट को देखते हुए कहा, तुम एक बार में कोई बात मानती क्यों नहीं हो? रिया ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम भी तो एक बार में कोई बात नहीं मानते हो, अब दूर रहो मुझसे। विराज ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो। उसने रिया को अपनी गोद में उठाया और ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। रिया अपनी चोट पर हाथ रख विराज को देख रही थी। विराज ने एक ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वापस रिया के पास आकर बैठ गया। फिर रिया का हाथ देखते हुए कहा, दिखाओ मुझे। तो रिया ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मेरी चोट है मैं खुद देख लूंगी। विराज ने कहा, रिया जिद करना बंद करो और दिखाओ मुझे अपनी चोट। रिया ने अपना हाथ अपने दूसरे हाथ पर लगी चोट से हटा दिया। विराज ने देखा कि उसके हाथ से हल्का सा ब्लड आ रहा था। हालांकि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, इसलिए विराज ने एक कॉटन में दवा लेकर पहले इस ब्लड को साफ किया, जिससे रिया के मुंह से दर्द से भरी सिसकारी निकली।
विराज बहुत ही धीरे धीरे रिया की चोट को साफ कर रहा था। जब उसने रिया को दर्द से कराहते देखा तो वो ब्लड साफ करने के साथ साथ उस पर हौले हौले फूंक मारने लगा, जिस वजह से रिया को हल्की सी राहत मिली। विराज ने उस चोट पर दवा लगाकर बैंडेज लगा दी और फिर रिया से कहा, ये बच्चों जैसी जिद करना बंद कर दो रिया। जो बात तुम्हारी मतलब की होती है मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। कहकर विराज जैसे ही वहां से उठकर जाने लगा, रिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। विराज से पलटकर रिया की तरफ देखा तो रिया खड़ी होकर वापस विराज के पास भाई और बोली, तुम अच्छे से जानते हो ईशा कहाँ है विराज, और फिर भी तुम मुझसे छुपा रहे हो। विराज ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम इस मामले से दूर रहो। रिया ने कहा, क्यों रहूं मैं इस मामले से दूर, तुम्हारी बहन की वजह से आज हीर हम सब के बीच में नहीं है, तो बताओ कैसे दूर रहूं। आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम लड़की ने तुम्हारी बहन का, जो उसने उसके साथ ये सब। तभी विराज ने उसकी बात काटते हुए कहा, रिया प्लीज अब इस बात को यही खत्म करो, और तुमने जो कुछ भी सुना उसे भूल जाओ क्योंकि हर बात मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। रिया ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, कभी नहीं, मैं इस मामले से अब दूर नहीं रहने वाली, जब तक कि तुम मुझे पूरा सच नहीं बताते तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। विराज ने गुस्से से अपना हाथ वहां रखी डेस्क पर मारते हुए कहा, डैम इट, अब रिया पूरा सच जाने बिना नहीं रहेगी। अच्छे से जानता हूं मैं इसे, एक नंबर की जिद्दी है ये। विराज अच्छे से जानता था कि अगर रिया को उसने ईशा का सच बता दिया तो रिया सबसे पहले जाकर अंश को ही ये बात बताएगी, क्योंकि अंश ने ईशा को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था और सभी जानते थे कि उस हादसे के पीछे ईशा का ही हाथ था। विराज इस वक्त खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक तरफ उसकी दोस्ती थी तो दूसरी तरफ उसकी बहन। हालांकि उसे भी ईशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो ईशा का भाई था और ईशा को सेव कर वो सिर्फ भाई होने का फर्ज निभा रहा था। रात को अंश फार्म हाउस पर लौट आया था। उसने आते ही पहले वहां मौजूद मेड से पूछा, हीर ने खाना खा लिया? मेड ने कहा, नहीं सर, उन्होंने कहा था कि जब आप आएंगे तभी वो खाना खाएंगी। अंश ने धीरे से खुद से ही कहा, मैंने हीर को कहा था कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, इसका मतलब अभी वो तक भूखी है। फिर उसने मेड से कहा, तुम खाना ऊपर हमारे रूम में ही ले आओ। कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अंश अपने रूम में आया तो इस वक्त रूम में हीर कहीं भी मौजूद नहीं थी। बालकनी की साइड का डोर खुला हुआ देखकर अंश समझ गया कि हीर इस बालकनी में ही होगी। अंश ने अपना ब्लेजर उतार कर वही सोफे पर ही फेंक दिया और अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। हीर वहीं पर रख झूले पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से एक कुशन को पकड़ा हुआ था। झूला हालांकि इतना बड़ा तो था कि एक इंसान उस पर आराम से सो सके, इसीलिए हीर को उस पर सोने में कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ था। दरअसल हीर बाहर बालकनी में बैठे हुए अंश के ही आने का वेट कर रही थी, और बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अंश आकर हीर के पास ही घुटने के बल बैठ गया और एक टक हीर के मासूम से चेहरे को देखने लगा। बाहर चल रही हल्की हल्की हवा में हीर के सिल्की बाल हवा में उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे। अंश ने अपनी उंगलियों से धीरे से हीर के बालों को उसके चेहरे से हटाया, फिर अपना एक हाथ हीर की गाल पर रखते हुए कहा, जानता हूँ जान, तुम्हें बहुत ज्यादा सहन कर पड़ रहा है। तुम अपनी फैमिली से दूर बहुत उदास हो और इस वक्त तुम्हें अपने परिवार की बहुत जरूरत है, पर अभी फिलहाल के लिए मैं मजबूर हूँ। बस कुछ दिन और उसके बाद तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। दरअसल अंश जानता था कि हीर अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है, इस वजह से वो काफी उदास हो जाया करती थी। हीर तो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो वापस अपने परिवार के पास लौट जाएगी। अंश भी यही चाहता था क्योंकि हीर प्रेग्नेंट थी और इस वक्त हीर का इस तरह से उदास रहना उसके बच्चे के लिए भी सही नहीं था। अंश की छून महसूस कर हीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अंश को अपने सामने देखकर हीर जल्दी से सीधी बैठते हुए बोली, आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अंश भी उसके बगल में बैठते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा वेट मत किया करो और वक्त पर खाना खाकर सो जाया करो। हीर ने अपना सिर अंश के कंधे पर टिका लिया और अंश की सख्त उंगलियों में अपनी नाजुक उंगलियां फंसाकर उसके हाथ को थाम लिया। फिर थोड़ा उदासी भरे लहजे में कहा, पहले ही मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और फिर आप भी यहाँ नहीं होते हो तो मेरा अकेले खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आप वक्त पर क्यों नहीं आ सकते हो? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, हीर तुम्हें पता है ना तुम्हारा हस्बैंड कितना बड़ा बिजनेस टाइकून है, तो उसे काफी सारे काम हैंडल करने पड़ते हैं। हीर ने सिर उठाकर अंश की तरफ देखा और कहा, और बहुत बड़ा माफिया किंग भी है।
ये बात क्यों भूल जाते हो? मुझे सब पता है। हीर की बात सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम बहुत कुछ जानने लगी हो तुम मेरे बारे में। तो हीर ने भी एटीट्यूड से कहा, अब जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है तो उसके बारे में सब कुछ तो जानना बनता है ना। हीर की बात सुनकर अंश ने हंसते हुए कहा, तो क्या अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? तो हीर ने कुछ सोचते हुए कहा, लगता है पर थोड़ा थोड़ा। पर अब मैं आपके गुस्से को हैंडल करना सीख गई हूँ। अंश ने हीर की तरफ मुड़ते हुए कहा, अच्छा तो कैसे हैंडल करोगी मेरे गुस्से को? बोलो। हीर ने कहा, पहले गुस्सा होकर तो दिखाओ फिर बताऊंगी। तो अंश ने कहा, फिर तो मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो मैं अपनी बीवी पर बिल्कुल गुस्सा नहीं कर सकता हूँ। तो हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, मतलब तुम सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही गुस्सा नहीं करना चाहते थे ना? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, अब अपने बेबी की फिक्र ज्यादा है। इस बार अंश ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार जो तुमने ये बात दोबारा की तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो, उसके बाद कोई और, चाहे वो हमारा बच्चा ही क्यों ना हो। अंश जब भी ये बात कहता था तो हीर मुस्कुराए बिना नहीं रहती थी। दरअसल हीर हमेशा यही चाहती थी कि अंश की लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हीर ही रहे, और हीर को अंश के मुंह से बार बार ये बात सुनना बहुत अच्छा लगता था। हीर को अपनी तरफ ऐसे देखते देख अंश ने पूछा, क्या हुआ? तो हीर ने अपना सिरना में हिलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं। तो अंश ने कहा, बताओ ना, ऐसे क्यों देख रही थी? तो हीर ने अपना हाथ अंश के गाल पर रखते हुए कहा, बस तुम पर प्यार आ रहा था इसीलिए देख रही थी। अब मेरे पति को मैं जैसे मर्जी आए, जितनी देर तक मर्जी आए, देख सकती हूँ। मेरा हक है। अंश ने हीर को पकड़कर अपनी गोद में बैठाया और उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए कहा, हाँ जान, ये अंश खुराना सिर्फ और सिर्फ हीर का है, तो हीर जितना मर्जी आए अंश को देख सकती है। हीर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अंश जब तुम मेरे पास होते हो ना तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया की सबसे सेफ जगह पर हूँ। तुम्हारा मेरे आसपास मौजूद रहना ही मुझे एक सुकून का एहसास दिलाता है। कुछ महीने पहले तक जहाँ हीर अंश से इतना डरती थी, आज वही अंश हीर का सुकून बन गया था। अंश ने अब हीर को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, जैसे मेरा सुकून तुम बन गई हो। फिर वो रूम के अंदर आ गया। मेड अब तक खाना ले आई थी और उसे टेबल पर अरेंज करके वापस चली भी गई थी। अंश ने हीर को वही सोफे पर बैठाया और कहा, तुम मेरा 5 मिनट वेट करो, मैं अभी चेंज करके आया। हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अंश चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला गया। हीर ने खाने की प्लेट एक एक करके हटाते हुए देखा कि आज खाने में क्या बना है। वैसे भी वो इस प्रेगनेंसी टाइम में खाने के मामले में बड़ी चूजी हो गई थी। इसी वजह से मेड अक्सर उससे पूछकर ही खाना बनाती थी कि उसे क्या क्या खाना है। सारा खाना ही हीर की पसंद का ही था। हीर ने खाने की खुशबू स्मेल करते हुए कहा, वाह, आज तो खाने में बड़ी अच्छी वाली खुशबू आ रही है। अंश जल्दी से बाहर आओ ना, मुझे भूख बहुत लगी है। हीर ने अंश को आवाज देते हुए कहा और कुछ ही देर में वॉशरूम का डोर ओपन कर अंश बाहर आ गया। तभी उसने देखा कि हीर सोफे पर आलती पालती मारे अपने दोनों हथेलियों पर अपनी चिन टिकाए हुए खाने को ललचाई नजरों से देखे जा रही थी। हीर के फेस के एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट नजर आ रहे थे, जैसे कोई छोटी बच्ची ललचाई नजरों से खाने को देख रही हो पर किसी मजबूरी से वो खाने को खा नहीं पा रही हो। हीर को इस तरह से देखकर अंश ने अपना सिर ना में हिलाया और हंसते हुए उसके पास बैठ गया। हीर ने सिर घुमाकर अंश की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, इतनी देर क्यों कर दी बाहर आने में? मुझे बहुत ही भूख लगी थी। अंश ने कहा, तो तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? खाना शुरू कर देती ना। हीर ने कहा, तुम फिर भूल गए, मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हारे बिना मुझे खाना खाने का मन नहीं करता है। अंडस्को